उस पल एरॉन को लगभग ऐसा लगा जैसे उसका दिल बदलने वाला व्यक्ति सचमुच उसकी आंख चुराने का बदला ले रहा हो। उसने महसूस किया कि वह रहस्यमयी आकृति तेजी से उसकी छाती के पास आ गई और उसे कई उपचार औषधियां पिला दीं। जैसे ही घाव में खुजली होने लगी और उसका शरीर फिर से बनने लगा, उसके शरीर में गर्माहट लौट आई। यदि आप नहीं चाहते कि कोई आपका दिल चुरा ले, तो बेहतर होगा कि आप इसके बारे में किसी को न बताएं। चाहे यह असली हो या नहीं, आप अपनी दृष्टि वापस पाने के बाद अपना स्टेटस पैनल देख सकते हैं, आकृति ने कहा, और आरोन को ये अंतिम शब्द कहकर छोड़ दिया, इससे पहले कि वह फिर से बेहोश हो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने इधर उधर टटोला और खुद को अपने जाने पहचाने बिस्तर पर पाया। बगल में उसका बेडसाइड टेबल रखा था। उसे एहसास हुआ कि वह एक बार फिर अपने अपार्टमेंट में लौट आया है। हृदय प्रत्यारोपण के दौरान रीटा की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि क्या अंधिंग हॉट का पता तारांकन इनसाइड तारांकन के जरिए लगाया जा सकेगा या नहीं। हालांकि जैसे ही हृदय ने आरोन के धड़कते लाल रंग के अंक को छुआ, वह एक काले धुंध में बदल गया और उसमें समा गया। आरोन के स्टेटस पैनल में यह बात सिर्फ उसके नाम के आगे एक नए चिन्ह के साथ दिखाई दे रही थी, एक काला क्रॉस। तारांकन अमर अभिशाप तारांकन आपका एचपी कभी भी 1 से नीचे नहीं गिर सकता। इस सरल विवरण के अलावा श्राप से संबंधित कोई अन्य संकेत नहीं थे। हालांकि उसकी दिव्य प्रतिभा को कम करके एस रैंक से एस रैंक में बदल दिया गया था। तारांकन शीत ऋतु की सांस एस रैंक तारांकन कौशल 1 तारांकन आप सर्दी हैं। निष्क्रिय तारांकन, आपके सभी कौशलों में अब पाले से होने वाली क्षति शामिल होगी, जिससे दुश्मनों को जमा देने की 7% संभावना होगी, 10% से कम। तारांकन कौशल 2 तारांकन शीत ऋतु का पेक। निष्क्रिय तारांकन, जब आप एस रैंक वाली बर्फ आधारित डिश खाते हैं तो आपके पास बर्फ आधारित कौशल सीखने का 3% मौका होता है, 5% से घटाकर। ये निष्क्रिय दिन में केवल एक बार सक्रिय होता है। तारांकन कौशल 3 तारांकन शीत ऋतु की सांस, अपने आसपास एक ठंडी सांस छोड़ें जिससे 8 मीटर 10 मीटर से कम के दायरे में आपके इच्छित सभी लक्ष्यों पर असर पड़े। कास्टिंग समय 2 सेकंड, मन लागत 10%, कूलडाउन 45 मिनट 30 मिनट से बढ़ा हुआ। तारांकन कौशल 4 तारांकन शीत ऋतु का अंत, वसंत का आगमन, बर्फ की ऊर्जा को अवशोषित करके एचपी बहाल करें। प्रत्येक 1% मान 8% एचपी बहाल करता है, 10% से कम। हर कौशल थोड़ा कमजोर हो गया था। दुश्मनों को जमा देने की संभावना कम हो गई थी और उसकी बर्फीली सांस की क्षमता कम हो गई थी। उसके मन की उपचार क्षमता भी कम हो गई थी। रीता को लगा कि एक विकृत अर्थ में ये श्राप कुछ हद तक एक सौदेबाजी जैसा था, लेकिन फिर उसने तुरंत खुद को सुधारा, शक्ति ही सब कुछ है। पर्याप्त शक्ति के बिना अमरता कोई उपहार नहीं, यह एक श्राप था। अगर उसका सामना किसी अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन से हो जाए तो क्या होगा? अमरता उसकी पीड़ा को और बढ़ा देगी, उसकी रक्षा नहीं करेगी। एक पर स्थिर एचपी के साथ एरॉन के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, एक ऐसे शरीर में फंस सकता है जो कभी नहीं मर सकता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अपाची ने अनदायिक हृदय को एक शापित कलाकृति कहा था। रीटा ने थोड़ी देर के लिए रिक पर इसका इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, लेकिन जल्दी ही इस विचार को खारिज कर दिया। रिक हमेशा के लिए मरने के लायक था। उसे हमेशा के लिए, चाहे कितनी भी यातनाओं में, जीने देना उसे राख में बदल देने जितना संतोषजनक कभी नहीं होगा। योजक चिन्ह। अगले कुछ दिनों तक रीटा वाइट परिवार के कार्यालय भवन में जांच करती रही, लेकिन हर बार उसे कालकोठरी में प्रवेश नहीं मिल पाया। कुछ असफल प्रयासों के बाद उसने वहां जाना पूरी तरह बंद करने का फैसला किया। उसे हमेशा ऐसा करते रहने की जरूरत नहीं थी। ये तय करते हुए कि अब कुछ समय के लिए शहर छोड़ने का समय आ गया है, उसने रिक के आने वाले मौकों में से एक को चुराने की तैयारी कर ली। हालांकि उसके घर की कालकोठरी अभी भी तारांकन फैंटम शिफ्ट तारांकन के जरिए पहुंच में थी, फिर भी उसने उस जगह पर जाने से परहेज किया अगर लोपेस परिवार ने उसे किसी बात के लिए दोषी ठहराया। उसने पारिवारिक ग्रुप चैट में सहजता से अपनी योजनाओं की घोषणा कर दी। तारांकन रीटा तारांकन, मैं कुछ समय के लिए जेल जा रही हूँ। मैं अगले महीने वापस आऊंगी। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन पर या गेम में मुझसे संपर्क करें। तारांकन रिक तारांकन, बहन तुम अचानक अगले शहर क्यों जा रही हो? तारांकन रीटा तारांकन, हमारा स्थानीय तहखाना किसी दूसरे समूह को मिल गया है, इसलिए हम अगले शहर में चीज़ों की जांच करेंगे। रिक, जैसे ही तुम तीसरे स्तर पर पहुंचोगे मैं तुम्हें एक शानदार जगह पर ले जाऊंगी। तारांकन रिक तारांकन, ओह ठीक है। तारांकन स्कारलेट द हैप्पी तारांकन, क्या तुम माँ को अपने साथ ले जाओगे? तारांकन रीटा तारांकन, एक बार जब आप लेवल 3 पर पहुंच जाएं तो ज़रूर।
आपको और पिताजी को वास्तव में लेवल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि आप दोनों के लिए कोशिश करना एक अच्छा विचार है। आपके संविधान के आंकड़े बढ़ाना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। रीटा को मैसेज में कुछ अच्छे शब्द लिखने में कोई आपत्ति नहीं थी, भले ही वो उन्हें आमने सामने कहने में खुद को असमर्थ पाती। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती थी। तारांकन स्कारलेट द हैप्पी तारांकन, क्या आपके दूर रहने के दौरान मुझे बिल्लियों की देखभाल करने की ज़रूरत है? तारांकन रीता तारांकन, कोई ज़रूरत नहीं। वे आवारा हैं, जब मैं चली जाऊंगी तो वे अपना ख्याल खुद रख लेंगे। तारांकन स्कारलेट द हैप्पी तारांकन, बिल्लियां अपनी देखभाल स्वयं कर सकती हैं, आपकी माँ नहीं कर सकती। तारांकन रीता तारांकन रीटा तारांकन, रिक, उसे कुछ पैसे भेजो। तारांकन रिक तारांकन, माँ अपना खाता चेक करो। तारांकन रीटा तारांकन, रिक, मुझे जीवन शक्ति औषधियों के लिए कुछ सामग्री मिली है, लेकिन ये दुर्लभ है। मुझे केवल 5 बैचों के लिए ही पर्याप्त सामग्री मिली है। मैं उन्हें आपको मेल कर दूंगी। तारांकन रिक तारांकन, धन्यवाद बहन, मुझे तुम्हें कुछ पॉकेट मनी भी भेजने दो। रीटा ने ज़्यादा सोचा नहीं। उसने अपना सामान पैक किया और जाने की तैयारी कर रही थी, तभी रिक से एक डिलीवरी मिली। अंदर सिर्फ एक सोने का सिक्का ही नहीं, बल्कि 100 तरह के व्यंजन भी थे जिनमें कई तरह के आंकड़े बढ़ाने वाले प्रभाव थे। नोट में लिखा था, तारांकन, धन्यवाद बहन, यह मेरा उपहार है। तारांकन। रीटा अपने प्रदर्शन से प्रभावित होकर खिल्ली उड़ाई। उसे न सिर्फ सोना मिला था, बल्कि रिक ने तो खाने पर उपहार का लेबल भी लगा दिया था। कितनी सोची समझी बात है। लेकिन क्या वो भावुक हो गई? बिल्कुल नहीं, उसका भरोसा इतना सस्ता नहीं था। हालांकि रिक ने साफ कर दिया था कि खाना सद्भावना का प्रतीक है, फिर भी वह उसे खाने वाली नहीं थी। रिक की किसी भी चीज़ के प्रति उसके मन में बहुत ज़्यादा मानसिक अवरोध था। रीटा अपनी कार में बैठी और लॉस एंजल्स से बाहर निकल गई। जैसे ही वह उपनगरों से गुजरी, उसने एक श्वेत परिवार के काफिले को देखा, जो शायद किसी तहखाने पर छापा मारने जा रहा था। ये पहली बार नहीं था जब उसका उनसे सामना हुआ था। बीटा टेस्ट के बाद से ही उसी पहाड़ पर सभी लोग व्यस्त थे। व्हाइट परिवार की सक्रियता खास तौर पर ध्यान देने योग्य थी, खिलाड़ी लगातार आते जाते रहते थे। हालांकि उनका व्यवहार अपेक्षाकृत अच्छा बना हुआ था। चाहे वह व्हाइट के सख्त नियम थे या उनकी अपनी सावधानी, उनमें से किसी ने भी लापरवाही से काम नहीं किया या दूसरों की संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं किया, निश्चित रूप से किसी पागल की तरह किसी के बिस्तर के नीचे छिपने की हद तक नहीं। वे काफी सभ्य थे। कुछ मिनट बाद रीटा को सांचेज से एक निजी संदेश मिला, जिसमें पूछा गया था कि क्या वह कोई कौशल पत्थर बेच रही है। तारांकन रीटा तारांकन, माफ कीजिए, मैं स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के साथ अनुबंध पर हूँ। सभी अनदर हैप्पी डे कौशल पत्थर वितरण के लिए उनके पास जाते हैं। तारांकन सांचेज तारांकन, मैं सबसे ऊंची कीमत चुकाऊंगा। रीटा को आश्चर्य हुआ कि क्या ये लोग नहीं को उत्तर के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे, या फिर उन्हें लगता था कि वह उन्हें सीधे मना करने से बहुत डरती थी। तारांकन रीटा तारांकन, मैं गंभीर हूँ। अनुबंध तोड़ना मेरे लिए मौत की सज़ा के बराबर होगा। मैं लोपेस परिवार को भी नहीं बेच सकती। मेरे पास अकेले इसकी रखवाली करने की ताकत नहीं है, इसलिए मैंने ब्यूरो को इसे संभालने दिया। एम्पायर पर और जाने। इस बार सांचेज ने कोई जवाब नहीं दिया। आह भरते हुए रीटा ने मन ही मन सोचा कि जोई चीज़ों को कितनी बेहतर तरीके से संभाल रही है। हालांकि लोपेस परिवार के घर पर पहले दिन के बाद कुछ तनाव ज़रूर हुआ था, लेकिन जोई ने जल्दी ही सब कुछ ठीक कर लिया था। एक ट्रक भर उपहार भेज दिए थे और फिर कभी रीटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। फिर भी रीटा को हैरानी हुई कि सांचेज ने बातचीत को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। आमतौर पर अब तक तो वह धमकियों पर उतर चुका होता। बातचीत अचानक क्यों खत्म हो गई? जब रीटा सांचेज की अचानक चुप्पी पर विचार कर रही थी, तभी उसे शैडो क्यू से एक निजी संदेश प्राप्त हुआ। तारांकन शैडो क्यू तारांकन, कुछ समय निकालकर स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो की वेबसाइट ज़रूर देखें। हमने आपकी परेशानी झेली है, इसलिए अगर कोई आपसे स्किल स्टोन खरीदने की कोशिश करे तो उन्हें हमारी साइट पर भेज दें। उत्सुकतावश रीटा ने वेबसाइट देखी और देखा कि उन्होंने वाकई एक नई घोषणा पोस्ट की है। इसमें ब्यूरो के खिलाड़ियों के साथ सहयोग का विवरण दिया गया था, जिसमें 8 अनोखे कौशल पत्थरों की सूची थी, जिनमें उसका अपना तारांकन अनदर हैप्पी डे तारांकन भी शामिल था। हालांकि किसी भी खिलाड़ी का नाम नहीं दिया गया था और कौशलों का विशिष्ट विवरण भी नहीं दिया गया था, सिर्फ उनके नाम, जिससे दूसरों के लिए उनके प्रभावों का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया। बयान में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि खिलाड़ियों ने अपने कौशल पत्थरों को संभालने का पूरा अधिकार विशेष मामलों के ब्यूरो को सौंप दिया है, और जो कोई भी उन्हें खरीदने में रुचि रखता है, उसे सीधे ब्यूरो से संपर्क करना चाहिए।
इसमें यह भी आश्वासन दिया गया कि बयूरो इन खिलाड़ियों की रक्षा करेगा और उनकी मृत्यु की स्थिति में बयूरो उन्हें ढूंढने और उनका बदला लेने के लिए अपने दिव्य उपहारों का उपयोग करेगा। घोषणा के अंत में विशेष दिव्य उपहार वाले अन्य खिलाड़ियों को बयूरो के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा अनुकूल शर्तों का वादा किया गया। रीटा बयूरो की कार्यकुशलता से काफ़ी खुश थी। इससे न सिर्फ सांचेज जैसे लोग डर जाएंगे बल्कि जोई और रिक को भी तसल्ली मिलेगी। दरअसल सांचेज ने घोषणा देख ली थी, इसलिए उसने रीटा से बातचीत करने में समय बर्बाद करना छोड़ दिया। इसके बजाय वह जोई के पास शिकायत करने गई और बड़बड़ाते हुए बोली कि उन्होंने रीटा को लोपेस परिवार के लिए पहले क्यों नहीं हासिल किया। इससे जोई को बयूरो की वेबसाइट भी जांचने के लिए प्रेरित किया गया। तभी जोई को रीटा के दावों पर पूरा यकीन हुआ। हालांकि बटलर ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि रीटा ने झूठ नहीं बोला था, जोई जानती थी कि सच को तोड़ मरोड़कर पेश करने के अनगिनत तरीके हैं। अब तक उसे पूरी तरह यकीन नहीं हुआ था। रिक की ओर मुड़कर जोई ने कहा, ऐसा लगता है कि भाग्य ही सब कुछ है। रिक, जिसने हमेशा जोई की तुलना में रीटा पर अधिक भरोसा किया था, ने सहमति में केवल सिर हिलाया। हाल ही में जोई रिक को उसके तारांकन आभूषण शिल्प तारांकन कौशल को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए रत्न खरीद रही थी। जब भी रिक आभूषण बनाता तो उसमें जोड़े गए गुण हमेशा अपनी पूरी क्षमता पर होते। उदाहरण के लिए, अगर तारांकन ब्लूबर्ड इयररिंग्स तारांकन के ब्लूप्रिंट में ये लिखा होता कि वे बुद्धि को 2-3 अंक और शरीर की बनावट को 1-2 अंक बढ़ा सकते हैं, तो रिक के इयररिंग्स हमेशा 3 बुद्धि और 2 शरीर की बनावट जोड़ते। जोई ने रिक के काम की तुलना एक पेशेवर जौहरी से भी की थी, जो 10 साल से भी ज्यादा समय से इस धंधे में था, जिसे उसने दूसरे बीटा टेस्ट के दौरान खेल में भेजा था। जौहरी के कौशल और सावधानीपूर्वक कारीगरी के बावजूद उसकी कृतियां सचमुच बेतरतीब परिणाम देती थीं, रिक के विपरीत, जो हमेशा अधिकतम आंकड़े हासिल करता था, हालांकि उसका काम तुलनात्मक रूप से कम परिष्कृत था। ये देखकर जोई ने परिवार के सारे गहनों से जुड़े संसाधन रिक को सौंप दिए। कीमियागिरी जैसे पेशे, जो किस्मत पर निर्भर नहीं करते, में उसकी उतनी दिलचस्पी नहीं थी। इससे लोपेस परिवार में कुछ बेचैनी पैदा हो गई। कुछ सदस्य रिक से और भी ज्यादा नाराज होने लगे। खेल के आधिकारिक लॉन्च से ठीक पहले रिक ने लोपेस परिवार के लिए 1000 ग्रीन टियर बेल्ट खरीदने का इंतजाम किया था, जो उस समय एक अच्छा सौदा लग रहा था। हालांकि खेल शुरू होने के बाद बेल्ट की कीमतें गिर गईं, जबकि अन्य उपकरणों की कीमतें जस की तस रहीं। इससे परिवार में ये चर्चा शुरू हो गई कि रिक की कमज़ोर किस्मत उसके भविष्य को बर्बाद कर रही है। यहाँ तक कि माटेओ और सू लैंगफेंग भी सोचने लगे कि क्या परिवार की बदकिस्मती किसी तरह रिक से जुड़ी है। नतीजतन उन्होंने जोई की रिक को संसाधन देने की क्षमता पर रोक लगा दी और उसे केवल अपने हिस्से का ही इस्तेमाल करने दिया। इससे जोई की लोपेस परिवार के प्रति नाराजगी और बढ़ गई, क्योंकि उसे लगा कि वे बहुत कठोर और व्यावहारिक हैं। आखिरकार रिक उसका साथी था और उसके साथ बुरा व्यवहार करना उसका सीधा अपमान था। रिक अपनी तरफ से जोई के सभी फैसलों में उसका पूरा साथ देता था। चाहे वह किसी खास हुनर की ट्रेनिंग हो या परिवार के काम निपटाने की, वह पूरी आज्ञाकारी ढंग से उसकी बात मानता था। वह कालकोठरी में जाने वाले लोपेस परिवार के सदस्यों के लिए खाना भी बनाता था और हमेशा मन ही मन बुदबुदाता रहता था, ऐसी आवाज़ में जिसे सिर्फ वही सुन सकता था कि वह उन्हें दावत दे रहा है। शक पैदा होने से बचने के लिए उसने जानबूझकर यह आदत बेतरतीब रखी। अपने स्वाभाविक रूप से उच्च भाग्य और लोपेस परिवार के सदस्यों से कभी कभार मिलने वाले भोजन के भुगतान के साथ रिक की किस्मत में सुधार होता दिख रहा था। दरअसल उसे शक था कि जोई के साथ उसकी वर्तमान सफलता का उसके अच्छे भाग्य से बहुत कुछ लेना देना है। आखिर जोई को ये पता चले बिना कि उसका आधा हिस्सा गायब है, वह कैसे बच सकता था। कोई भी सामान्य पत्नी कम से कम जवाब तो मांगेगी, अगर झगड़ा शुरू न करे। लेकिन जोई कोई साधारण पत्नी नहीं थी, उसने पहले भी उसका पूरा रूप इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, हर बार जब रिक नीलामी घर में घूमता तो उसे अपने तारांकन आभूषण शिल्प तारांकन के लिए दुर्लभ सामग्रियां संदिग्ध रूप से कम दामों पर मिल जातीं। इनमें से कई ऐसी थीं जिन्हें ऐसे लोग बेचते थे जिन्हें उनकी कीमत का अंदाज़ा भी नहीं था। रिक फिर उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं बनाता और उन्हें मुनाफे पर बेचता और लगातार लोपेस परिवार के सदस्यों की कालकोठरी दौड़ से होने वाली कमाई से भी ज्यादा कमाता। ये देखकर कि रिक कितना भाग्यशाली था, उसके स्टूडियो के कर्मचारी वफादार कुत्तों की तरह कहीं अधिक आज्ञाकारी हो गए थे। रिक को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि किस्मत कितनी खूबसूरत हो सकती है। जैसे ही उसने तारांकन वाइटलिटी पोषण तारांकन की एक और बोतल गटक ली, उसकी नज़र अपनी स्टेटस स्क्रीन पर खून की एक बूंद पर पड़ी। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रिक ने अपना सिर नीचे झुकाकर मेज पर अपना पैर टिका लिया। उसे क्या करना चाहिए था? वह अपनी बीमारी के केवल प्रथम चरण में था, लेकिन क्या होगा यदि बीमारी के बिगड़ने के साथ यह अभिशाप भी विकसित हो जाए? अब उसकी एकमात्र आशा यही थी कि जोई अपने परिवार की शक्ति का उपयोग करके इलाज खोज सके।
लेकिन फिर वह शायद ऐसी चीज़ें ढूंढने में ज़्यादा व्यस्त थी जो उसकी स्थिति की जानकारी छिपा सकें। वह उस व्यक्ति को मारने की भी साजिश रच रही होगी जो लोपेज मैनर में उसके श्राप को समझने आया था। हा, एम्पायर के साथ अपडेट रहें। रिक को खुशी का एक अजीब सा एहसास हुआ जब उसने कल्पना की कि ज़ोई अपनी समस्याओं से जूझ रही है। वह अपना सामान समेटकर अपने कार्यस्थल से बाहर निकल गया, अपनी दिनचर्या के अनुसार एरन का हालचाल जानने और उससे थोड़ी बातचीत करने के बाद। जैसे ही वह जाने वाला था, एरन अचानक बोल पड़ा, मुझे एक ऐसी चीज़ पता है जिससे मेरी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, और यह ज़्यादा महंगी भी नहीं है। क्या तुम मुझे इसे पाने में मदद कर सकते हो, ज़ियाओ यू? मैं तुम्हें पैसे लौटाने का वादा करता हूँ। रिक की दिलचस्पी जाग उठी। क्या बात है? आरोन को इसके बारे में कैसे पता चला? क्या जूलियन या किसी और ने उसे यह जानकारी ढूंढने में मदद की थी? एक यांत्रिक आंख, आरोन ने कहा। इसे इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग से बनाया जा सकता है। मैंने सुना है कि इसकी कीमत सिर्फ कुछ दर्जन सोने की है। रिक ने तुरंत नीलामी घर की जांच की। अगर एरॉन की मदद करने से जोन्स परिवार का समर्थन मिल जाता तो कुछ दर्जन सोने के सिक्के सस्ते में मिल जाते। लेकिन वहाँ यांत्रिक आंखों के लिए कोई सूची नहीं थी, शायद इसलिए कि इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग के लिए ज़रूरी सामग्री अभी भी बहुत दुर्लभ थी। उसने एरॉन के सामने ही रीटा को फ़ोन किया और फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। अरे बहन, तुमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है ना? रिक ने पूछा। हाँ, क्यों? क्या आप एक यांत्रिक आंख बना सकते हैं? मैं देखता हूँ। एक क्षण बाद रीटा ने उत्तर दिया, इसके लिए एक खाका है। क्या आपको इसकी ज़रूरत है? सामग्री थोड़ी ज़्यादा है। 10 तारांकन मैकेनिकल पार्ट्स तारांकन, 1 तारांकन इलेक्ट्रॉनिक कोर तारांकन, 5 तारांकन स्प्रिंग्स तारांकन और 2 तारांकन मैजिक क्रिस्टल तारांकन। अगर आपको ये मिल जाएं, तो मैं इसे आपके लिए बना सकती हूँ। रिक ने नीलामी घर में सामान ढूंढा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने आह भरी, फिर रीटा की ओर मुड़ा, जो अभी भी फ़ोन पर थी। क्या तुम ये सामान ले सकती हो? मैं दुगना दाम दूंगा। रीटा, जो हमेशा से ही तेज तर्रार थी, तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। रिक अपने लिए नहीं पूछ रहा था, वह ये सब एरॉन के लिए कर रहा था, जो वहीं बैठा सुन रहा था। रीटा भी उसके साथ खेल रही थी। ओह, क्या तुम जोन्स परिवार वाले उस दोस्त की मदद कर रहे हो? उसने पूछा। ठीक है, मैं स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो में पता करूंगी। हालांकि ये सस्ता नहीं होगा। शायद मुझे ये दोगुने दाम में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं देखूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। समझ रहे हो ना, लोग हमेशा कुछ न कुछ कमाना चाहते हैं। कोई बात नहीं बहन। क्या 80 स्वर्ण पर्याप्त होंगे? इससे 2 यांत्रिक आंखें तो भर जाएंगी। कोई बात नहीं, अगर कम पड़ जाएं, तो बाकी मैं भर दूंगा। वैसे क्या लोपेज मैनर ने जोन्स परिवार को उस सौदे में हमारी मदद के बाद पैसे लौटाए? उन्होंने ऐसा किया, लेकिन खैर आप जानते हैं। मैं समझ गया, तुम्हारा ज़मीर इसे जाने नहीं देगा, है ना? चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द तुमसे संपर्क करूंगा। क्या तुम्हें उन जीवन शक्ति औषधियों के लिए अभी भी और सामग्री की ज़रूरत है? नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है तो। रिक से बात करने के बाद रीटा अपने रोज़मर्रा के पाठों के लिए लानिया काया स्टार स्थित अर्पाची की प्रयोगशाला में चली गई। हालांकि अर्पाची अज्ञात अभिशाप पर शोध करने में व्यस्त थी और दिन में केवल 2 घंटे ही पढ़ाने के लिए राजी हुई थी, साथ ही साथ औषधियां भी बना रही थी। रीटा ने उस पल का भरपूर आनंद लिया। वह अक्सर अपनी बिल्ली के रूप में कक्षाओं में जाती थी और कक्षा के बाद वह रेस्टोरेंट में मास्टर शेफ्स को काम करते हुए देखने के लिए रुकती थी। रीटा अपने पाक कौशल को निखारने के लिए दृढ़ थी। आखिरकार 95 से ज़्यादा रेटिंग वाले व्यंजनों के खाने पर उनके गुणों में 20% वृद्धि होने की संभावना होती है। ये स्तर बढ़ाने से कहीं ज़्यादा मूल्यवान था। बस कुछ घंटे मेहनत करके उसकी बढ़त 3 दिन मेहनत करने वालों के बराबर हो सकती थी। वह नियमित रूप से लीडरबोर्ड देखती रहती थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह शीर्ष 100 में बनी रहे, लेकिन जब तक उसकी गति स्थिर थी, उसे ज़्यादा चिंता नहीं थी। मार्च के पहले पखवाड़े में रीटा जे प्रोविंस में बस गई। कभी कभी वह लॉस एंजल्स वापस जाती, कुछ काल कोठरी चलाती, अपने पिछवाड़े की बिल्लियों के लिए खाना बनाती और देखती कि बिल्ली के जादुई घोंसले में कुछ नया तो नहीं निकला है। इस दौरान उपचार औषधियों का बाजार मूल्य गिरना शुरू हो गया। शुरुआत में ये दुर्लभ थीं और एक पूरा सोने का सिक्का मिल जाता था, लेकिन अब इनकी कीमत 2 चांदी और 50 तांबे प्रति बोतल पर स्थिर हो गई थी और अनुमान लगाया जा रहा था कि इसमें थोड़ी और गिरावट आएगी। फिर भी अगर कोई उपचार औषधियां खरीदने में असमर्थ था, तो वह गोलियां, इंजेक्शन या यहाँ तक कि रक्त का थक्का जमाने वाली पट्टियां भी अस्पताल में ले सकता था। भोजन चिकित्सा भी उपलब्ध थी और सबसे बुरी स्थिति में भी अगर कोई घर पर आराम करता, तो समय के साथ उसकी सेहत स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाती। कुल मिलाकर लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब नहीं थी। रिक लगातार यांत्रिक आंखों के बारे में पूछता रहा और रीटा ने ज़्यादा देर नहीं की।
उससे 80 स्वर्ण सिक्के प्राप्त करने के बाद वह जल्दी से नीलामी घर गई, 12 स्वर्ण सिक्के खर्च करके जरूरी सामान इकट्ठा किया और 2 यांत्रिक आंखें बनाई जिन्हें उसने रिक को डाक से भेज दिया। इस बीच रिक ने अपने हाथों में 2 यांत्रिक आंखें पकड़ रखी थीं। उसकी निगाहें गहरी थीं क्योंकि वह एरोन के चरित्र पैनल को देख रहा था, विशेष रूप से उसके दिव्य उपहार को। साम्राज्य के साथ जुड़े रहें। तारांकन क्यों? तारांकन 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 इन हारने वालों को एस रैंक दिव्य उपहार क्यों मिलते हैं? तारांकन तारांकन उस दिन रिक को आखिरकार एक ऐसा उपकरण मिल गया था जिससे वह दूसरे खिलाड़ियों की क्षमताओं को समझ सकता था। उसका पहला निशाना ज़ोई। तारांकन तारांकन पवित्र प्रकाश एस रैंक तारांकन 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 कौशल 1 तारांकन 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 दंड तारांकन निष्क्रिय। प्रत्येक हमले में कलाकार को 10 स्वास्थ्य बहाल करने की 50% संभावना होती है। तारांकन कौशल 2 तारांकन 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 आशा तारांकन आशा का गीत गाएं। इसे सुनने वालों को एक विशेषता अंक प्राप्त करने की 15% संभावना होती है। ये बोनस प्रत्येक व्यक्ति के लिए 30 दिनों में केवल एक बार ही सक्रिय हो सकता है। तारांकन कौशल 3 तारांकन 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 प्रार्थना तारांकन पवित्र ऊर्जा को लक्ष्य की ओर प्रवाहित करें, शत्रुओं को पवित्र क्षति पहुंचाएं और उस क्षति का 20% सहयोगी लक्ष्य पर वापस परावर्तित करें जिससे परावर्तित क्षति के बराबर स्वास्थ्य बहाल हो। निरंतर चैनलिंग की आवश्यकता होती है, प्रति उपयोग 10% मान की खपत होती है और कोई कूलडाउन नहीं होता। तारांकन कौशल 4 तारांकन 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 तपस्या तारांकन हर महीने की शुरुआत में आप एक व्यक्तिगत व्रत ले सकते हैं। अगर आप पूरे महीने इस व्रत का सख्ती से पालन करते हैं तो आपको विशेष अंक मिलेंगे। व्रत जितना कठोर होगा आपको उतने ही ज्यादा अंक मिलेंगे, अधिकतम 5 अंक तक। रिक ने जब पहली बार ये देखा तो उसकी आंखें ईर्ष्या से जल उठीं। ऐसा दिव्य उपहार किसी को भी किसी भी टीम का आधार बना सकता है, लेकिन वह अपनी ईर्ष्या को दबाने में कामयाब रहा। आखिरकार अब वह और ज़ोई कमोबेश आपसी हितों से बंधे हुए थे। फिर भी एक बात थी जो उसे बहुत परेशान करती थी। तारांकन ज़ोई से इतने लंबे समय तक शादीशुदा रहने के बावजूद उसने कभी भी आशा का वह शापित गीत नहीं सुना था, एक बार भी नहीं। तारांकन तारांकन जब रिक अपनी कार्यशाला में पहुंचा तो उसने बाकी लोगों का हालचाल पूछा। उसकी टीम का सबसे प्रतिभाशाली सदस्य जूलियन ए रैंक का दिव्य उपहार रखता था। बाकी सब बेकार थे, जिससे रिक को शांत होने में मदद मिली। वह एरोन के बारे में लगभग भूल ही गया था जब तक कि आंतरिक आंखें नहीं आ गईं। तारांकन इस अंधे मूर्ख के पास एस रैंक दिव्य उपहार भी क्यों है? तारांकन 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 क्या आजकल एस रैंक सिर्फ कैंडी की तरह बांटे जा रहे हैं? तारांकन तारांकन उसकी मुट्ठियां भींच गईं और उसकी पकड़ में यांत्रिक आंखें हल्की सी चरमराने लगीं। ज़ियाओ आरोन की आवाज़ बेचैनी से कांप उठी। उसने रिक को कमरे में आते सुना था, साथ ही मशीनों की हल्की सी घिसटने की आवाज़ भी। हालांकि एरोन अंधा था, फिर भी उसे बेचैनी का एहसास हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसकी सहज बुद्धि उसे अपनी खामोशी तोड़ने के लिए कह रही थी। रिक ने तुरंत अपना संयम संभाला। आखिरकार जूलियन उसके पीछे कमरे में आ गया था। जूलियन ने रिक को यांत्रिक आंखें पकड़े हुए देख लिया था और उत्साह से बोला, लिंजी, तुम्हारी दृष्टि वापस आ रही है। कितना बढ़िया, ये यांत्रिक आंखें कमाल की हैं। रिक ने जबरदस्ती मुस्कुराकर आंखें एरन के हाथों में थमा दीं। लो, मैं तुम्हें सोते हुए चुपके से ये आंखें दिखाकर चौंका देने वाला था, लेकिन अब तुम जाग रहे हो तो इंतजार क्यों? एरॉन ने पहले तो अजीब माहौल पर ध्यान न देने का नाटक किया और उत्सुकता से यांत्रिक आंखें ले लीं। उसने अपनी आंखों पर से पट्टी हटाई और ध्यान से आंखों को अपनी खाली आंखों में डाल दिया। थोड़ी सी चुभन के बाद उस पर एक जाना पहचाना आश्चर्य छा गया, वही एहसास जो उसे तब हुआ था जब उसे पहली बार अपनी जादुई आंख मिली थी। उसकी दुनिया में पुनः प्रकाश भर गया। हालांकि वह लंबे समय से अंधा था, फिर भी उसकी यांत्रिक आंखों की रोशनी उसे ज्यादा नहीं घेरती थी। वे स्वाभाविक लग रही थीं, बिल्कुल उसकी मूल आंखों की तरह। 2-4 पलकें झपकाने के बाद वह जल्दी से अपने आप को ढालने लगा और आसपास के लोगों को आंसू भरी आंखों से देखने लगा। कुछ क्षणों के बाद एरन अचानक बाहर आया और अपने दिव्य उपहार की जांच करने के लिए तुरंत अपना चरित्र पैनल खोला। जब उसने उसके आगे एस देखा तो उसका दिल बैठ गया, लेकिन फिर उसकी नज़र उस विशेषता पर पड़ी जिसने उसका ध्यान पूरी तरह से खींच लिया। एक क्षण के लिए एरन को उस रहस्यमय व्यक्ति के प्रति एक अजीब कृतज्ञता महसूस हुई जिसने उसकी आंख तो ले ली थी लेकिन बदले में उसे एक दिल दे दिया था। उसी समय रिक ने एरोन के नाम के बगल में श्राप चिन्ह देखा। तारांकन रिक जोर से गाली देना चाहता था। तारांकन, ऐसा क्यों था कि दूसरों के श्राप उन्हें अमरता प्रदान करते थे? क्या ये सचमुच एक श्राप था या एक वरदान? रिक ये जानना चाहता था कि उसे इतना लाभदायक श्राप कैसे मिल सकता है, लेकिन वह पूछ नहीं सकता था।
अगर वह पूछ भी लेता तो ये बात सबके सामने आ जाती कि वह लोगों की निजी जानकारी की जासूसी करने के लिए इनसाइट का इस्तेमाल कर रहा था। सबसे मजबूत रिश्ता भी इस खुलासे से बच नहीं पाता। जूलियन, जो हमेशा बेबाक रहता था, ने तुरंत एरॉन के दिव्य उपहार के बारे में पूछा। एरॉन को बताने में कोई आपत्ति नहीं थी और जब उसने बताया तो पूरी कार्यशाला उत्साह से गूंज उठी। इतनी शक्तिशाली क्षमता के साथ एरॉन का शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल होना तय था, हालांकि उसने देर से शुरुआत की थी। उनकी कार्यशाला का भविष्य उज्ज्वल लग रहा था। रिक ने खुद को पूरे दोपहर तक चलने वाले उत्सव को सहने के लिए मजबूर किया। उस शाम जब आरोन जोन्स परिवार के पास वापस लौटा तो जश्न का एक और दौर शुरू हो गया। हालांकि आरोन ने अपनी दृष्टिबाधित अवस्था में रिक और उसकी टीम पर बहुत भरोसा किया था, फिर भी वह अपने परिवार से मिले सहयोग को कभी नहीं भूला। आरोन कोई मूर्ख नहीं था, वह मजबूत पारिवारिक रिश्तों की अहमियत जानता था। अपने परिवार के साथ अच्छे रिश्ते उसके भविष्य के प्रयासों में मददगार साबित होंगे। जब जोन्स परिवार को पता चला कि आरोन के पास एस रैंक का दिव्य उपहार है तो उन्होंने तुरंत उसके खोए हुए समय की भरपाई के लिए संसाधन आवंटित किए। उन्होंने उसे स्तर बढ़ाने के लिए कालकोठरी में भेजा और उसे ढेर सारे उपकरण, औषधियां और सोना प्रदान किया। जोन्स परिवार कृतज्ञता व्यक्त करना भी जानता था। जब उन्हें पता चला कि रीटा ने यांत्रिक आंखें बनाई हैं तो उन्हें पता चला कि वह एक इंटरमीडिएट इंजीनियर है और स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो से जुड़ी हुई है। एरॉन के इस बात पर जोर देने के बावजूद कि रिक ने ही सौदा तय किया था और अतिरिक्त भुगतान किया था, जोन्स परिवार ने रीटा को एक तोहफा भेजा, एक बिल्कुल नई स्पोर्ट्स कार। जब एरन को पता चला कि उपहार में स्पोर्ट्स कार दी गई है तो उसने कुछ नहीं कहा। यह बिल्कुल उस बिस्तर जैसा था जो रीटा ने कई साल पहले जोई और रिक को उपहार में दिया था। पूरी तरह बेकार, लेकिन यह निश्चित रूप से प्रभावशाली लग रहा था। रीटा ने लगभग आधा महीना जेल में बिताया, कभी कभी राक्षसों के शिविर का सफाया करने के लिए लौटती थी। एक दिन वह एक मरे हुए शिविर का सफाया कर देती, अगले दिन वह एक ट्रोल शिविर बन जाता। उच्च स्तरीय दुश्मनों से लड़ने और अनुभव पर एकाधिकार करने की उसकी क्षमता के कारण, भले ही वह रोजाना वापस न आती हो, हर बार लौटने पर उसे अपने एक्सपी बार का 5-6% मिलता था। इस तेज प्रगति ने उसे लेवल 1 के 90% तक पहुंचा दिया, जिससे वह लीडरबोर्ड पर शीर्ष 30 में पहुंच गई। शीर्ष 29 खिलाड़ी वे सभी लोग थे जिनके नाम स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो की वेबसाइट पर देखे जा सकते थे। उसकी लेवलिंग गति ने शैडो क्यू को चौंका दिया, जो अधिक जानकारी के लिए जांच करने के लिए आगे बढ़ा। तारांकन शैडो क्यू तारांकन, क्या आप अपनी लेवलिंग रणनीति बेचेंगे? तारांकन रीता तारांकन, हमारा रिश्ता कैसा है? पैसों के बारे में बात करना बहुत घटिया है। तारांकन छाया प्रश्न तारांकन, आगे बढ़ो, मुझे बताओ। तारांकन रीता तारांकन, मुझे लगता है कि हमें पैसों के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार मैं खुद को देश का हिस्सा मानती हूँ और इस तरह की बातें भावनाओं को ठेस पहुँचाती हैं। बार बार पैसों की बात करना बेमानी है। तारांकन छाया प्रश्न तारांकन, अपना मेल चेक करो। रीटा ने अपना मेल खोला, अपनी थैली से मुट्ठी भर चांदी के सिक्के निकाले और शैडो क्यू द्वारा भेजे गए एकमात्र चांदी के सिक्के को स्वीकार कर लिया। बस इतना ही कि शैडो क्यू को लीडरबोर्ड पर उसकी संपत्ति को ट्रैक करके कुछ भी अजीब नोटिस करने से रोका जा सके। तारांकन रीटा तारांकन, नीलामी में कुछ पैसे खर्च करो और एकेओई कौशल खरीदो, फिर कुछ कालकोठरियों में अकेले जाओ। तुम्हारा स्तर भी तेजी से बढ़ेगा। तारांकन छाया प्रश्न तारांकन, मुझे मेरा चांदी का सिक्का वापस दे दो। तारांकन रीटा तारांकन, मैं गंभीर हूँ। क्या तुम्हारे पास रॉकेट लॉन्चर या कुछ और नहीं है? राक्षसों का सफाया जल्दी हो जाना चाहिए। तारांकन शैडो क्यू तारांकन, हमने कोशिश की, लेकिन प्रभाव लगभग सी रैंक कौशल के समान ही है। तारांकन रीटा तारांकन, तुम लोगों के पास कालकोठरी साफ करने के लिए मुझसे बेहतर तरीके होने चाहिए। थोड़े समय के लिए गुण बढ़ाने वाले कीमिया पोषण, बफ फूड, गियर और हथियारों का पूरा सेट, हर जगह बारूदी सुरंगें और एकेओई स्किल। फिर बस इलाके का अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, बहुत आसान। उसे पूरा भरोसा था कि स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो इन सभी तरीकों का पहले ही प्रयोग कर चुका है। हालांकि वह अकेले कालकोठरी में अपनी बढ़ी हुई विशेषताओं पर निर्भर थी, ब्यूरो के पास शक्तिशाली हथियार थे। मुद्दा यह नहीं था कि वे अकेले कालकोठरी में जा सकते थे या नहीं, बल्कि यह था कि वे अपने सारे संसाधन सिर्फ एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं कर सकते थे। एम्पायर पर छिपी हुई सामग्री खोजें। उदाहरण के लिए, शीर्ष 100 खिलाड़ियों में से 90% ब्यूरो से थे। अगर उनमें से प्रत्येक एक डेंगॉन को अकेले ही पूरा करता तो वे जल्दी ही लेवल अप कर लेते, लेकिन इसका मतलब ये भी होता कि केवल वे 90 लोग ही लाभ उठा पाते, जिससे कई डेंगॉन का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। और स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो इस तरह से काम नहीं करता था।
यद्यपि अनुमानतः 10 लाख से अधिक कालकोठरी पोर्टल्स थे, परंतु उनमें से केवल एक अंश ही स्तर 1-2 की सामग्री के लिए थे, जो विश्व की जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं था। तारांकन तारांकन रीटा तारांकन तारांकन, तुम मेरा कालकोठरी स्लॉट खरीदने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तारांकन तारांकन छाया प्रश्न तारांकन तारांकन हाँ। तारांकन तारांकन रीटा तारांकन तारांकन, ये संभव है, लेकिन यह मेरी निजी संपत्ति पर है। मैं स्लॉट नहीं बेचूंगी, केवल इसे किराए पर दूंगी और मुझे अपने लिए प्रतिदिन 6 घंटे आरक्षित रखने होंगे। ये लेवल 3 का कालकोठरी है, अगर आपको रुचि हो तो हम शर्तों पर बात कर सकते हैं। रीटा ने पहले ही अपनी कालकोठरी बयूरो को किराए पर देने के बारे में सोच लिया था। आखिरकार वह उसे एक कवर स्टोरी के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी, और चूंकि वह 24 घंटे कालकोठरी में नहीं रहती थी, इसलिए उसे खाली छोड़ना उसे बर्बादी जैसा लग रहा था। बस एक ही समस्या थी कि वह जे प्रांत में थी, और वह नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वह फैंटम शिफ्ट कर सकती है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह थी कि वह शैडो क्यू से सीधे संपर्क नहीं करना चाहती थी। किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना खतरनाक था, और खुद को ज़रूरत से ज़्यादा उत्सुक दिखाने से वह घटिया लगती। वह जितनी ज़्यादा सक्रिय होती, लोग उससे उतनी ही ज़्यादा मांगें करते, और जल्द ही वे उससे उम्मीद करने लगते कि वह हमेशा अच्छी चीज़ों के मामले में सबसे आगे रहे, वरना उसे देशद्रोही करार दे दिया जाता। तारांकन तारांकन छाया प्रश्न तारांकन तारांकन ठीक है, अपनी कीमत बताओ। तारांकन तारांकन रीटा तारांकन तारांकन, ये लेवल 3 का कालकोठरी है, जिसमें कुल 702 राक्षस हैं। इसे साफ करने पर लगभग 2 सोना और 2-3 उपकरण मिलते हैं। बेशक ये सब मैं अपनी किस्मत खुद बदल कर सकती हूँ। ये कालकोठरी रोज़ाना सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मेरी है, बाकी समय ये तुम्हारी है। तारांकन तारांकन रीटा तारांकन तारांकन, मुझे सोना नहीं चाहिए, मैं आपके बयूरो से कौशल क्रिस्टल चुनना चाहती हूँ। प्रति माह 10 कौशल क्रिस्टल कर मुक्त। तारांकन तारांकन छाया प्रश्न तारांकन तारांकन, क्या आप जानते हैं कि डकैती के लिए आपको कितने साल की सज़ा मिलती है? तारांकन तारांकन रीटा तारांकन तारांकन, ओह, और वैसे आपको सीधे तहखाने तक पहुंचने के लिए अपनी खुद की सुरंग बनानी होगी। मैं नहीं चाहती कि अजनबी मेरे घर से होकर गुजरें। तारांकन तारांकन छाया क्यूब तारांकन 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 रीटा तारांकन तारांकन, ठीक है ठीक है, मैं आपके लिए एक कौशल क्रिस्टल कमीशन के रूप में दूंगी। सौदा। वह सोच रही थी कि शैडो क्यू के मन में उसकी कैसी छवि बनी है। तारांकन तारांकन छाया प्रश्न तारांकन तारांकन, 3 क्रिस्टल मेरी पसंद के, या 10, बशर्ते वे बी रैंक या उससे नीचे के हों। तारांकन तारांकन रीटा तारांकन तारांकन, मैं तुम्हें सुबह 7 बजे से दोपहर तक कालकोठरी दूंगी। 7 कौशल क्रिस्टल, कोई भी रैंक जो मैं चुनूं। तारांकन तारांकन छाया प्रश्न तारांकन तारांकन, सौदा। दोनों एक दूसरे की बातचीत की लय समझते थे। यह एक नृत्य जैसा था, एक कदम आगे एक कदम पीछे, कलाई का एक झटका, और सौदा कुशलता से हो गया। रीटा ने शैडो क्यू को 18 तारीख को उसके घर आकर सारी बातें अंतिम रूप देने को कहा। चूंकि लॉस एंजल्स लौटने में अभी भी कुछ दिन बाकी थे, रीटा ने कुछ बवाल मचाने की सोची। उसने व्हाइट परिवार को यह पता लगाने की योजना बनाई कि उनके ऑफिस की इमारत की कालकोठरी पर लोपेस परिवार ने आधे महीने तक कब्जा जमाया हुआ है। बेशक ऐसा कुछ भी सावधानी से करना जरूरी था। वह भूमिगत बाजार में गई और उसे एक मुखबिर मिला, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जीविका के लिए जानकारी बेचता था। ये व्यक्ति उसके पिछले जन्म में उसका भागने का साथी था, एक नेवला जो हमेशा उन लोगों से भागता रहता था जो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी राज ढूंढने की उसकी प्रतिभा के कारण बड़े बड़े लोगों को भी कभी कभी उसकी ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए किसी ने उसे कभी सच में नहीं मारा था। रीटा को बेशर्म लोग पसंद थे। उसने उसे एक छोटी सी जानकारी के लिए 50 चांदी के सिक्के दिए। फलां ऑफिस बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक तहखाना है। वह कितना चालाक है, ये जानते हुए भी उसे पूरा भरोसा था कि वह ये जानकारी बिल्डिंग के मालिक को बेच देगा और फिर उसे दूसरों को बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएगा। जितने ज़्यादा लोगों को पता चलता, वह उतनी ही बेहतर तरीके से अपने निशान छिपा पाती। अगर व्हाइट और लोपेस परिवार इस मुखबिर तक खबर पहुंचा भी देते तो भी उन्हें किसी जानबूझकर की गई हेराफेरी का शक नहीं होता। बेशक जिंदगी में कुछ भी पक्का नहीं होता, लेकिन रीटा अपने निशानों को छुपाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। सूचना की एक समाप्ति तिथि होती है और रीटा को यकीन था कि मुखबिर उसे ज़्यादा देर तक दबाए नहीं रखेगा, वरना अगर व्हाइट परिवार खुद ही कालकोठरी ढूंढ लेता तो सूचना बेकार हो जाती। उसने लॉस एंजल्स वापस जाने से पहले 2 दिन इंतजार किया। 18 तारीख की रात को वह अपने विला पहुंची, तुरंत अपनी छत पर बने सुरक्षित घर को समतल किया और उसे एक लकड़ी के कैबिनेट से ढक दिया। उसने अपने बिस्तर के नीचे लानिया काया स्टार के लिए एक टेलीपोर्टेशन सरणी बनाई, फिर लिविंग रूम में जे प्रोविंस से लूटे गए सामान को छांटना शुरू कर दिया।
वह सिर्फ मुसीबत से बचने के लिए जेल नहीं गई थी, हालांकि वह ऑफिस बिल्डिंग की कालकोठरी से जुड़े लोपेस परिवार के नाटक से दूर रहना चाहती थी। उसका मुख्य लक्ष्य एक जड़ी बूटी खरीदना था। जब खेल की दुनिया वास्तविकता से जुड़ गई तो कई लोगों ने ये सोचकर घबराहट में अपने व्यवसाय बेचने शुरू कर दिए कि दुनिया मौलिक रूप से बदल गई है। एक खास व्यवसाय एक स्वास्थ्य पूरक कंपनी का था। जब उन्हें पता चला कि उनके किसी भी उत्पाद में कोई बदलाव नहीं आया है तो उन्होंने कीमतें कम कर दी और मालिक ने उस पैसे का इस्तेमाल उपकरण और कौशल खरीदने में करने का इरादा किया। रीता को इस कंपनी द्वारा बेचे जा रहे पदार्थों में से एक की तलाश थी, जंगली तारानकन चांगबाई माउंटेन रेड जिनसेंग तारानकन। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन अपनी पाक कला कौशल का उपयोग करके 100 ग्राम लाल जिनसेंग को आधी बोतल उपचार औषधि के साथ उबालकर इसे एक दुर्लभ और शक्तिशाली खाद्य पदार्थ में परिवर्तित किया जा सका। तारानकन जिनसेंग एसेंस तारानकन। तारानकन तारानकन जिनसेंग एसेंस तारानकन। तारानकन एक ऐसा उत्पाद है जो कीमिया और खाना पकाने के बीच कहीं आता है। इस एसेंस की एक छोटी शीशी न केवल 80 स्वास्थ्य बिंदुओं को तुरंत बहाल करती है, बल्कि 10 मिनट तक प्रति सेकंड एक स्वास्थ्य बिंदु भी पुनर्जीवित करती है। हालांकि यह ज्यादा नहीं लग सकता, लेकिन खेल में इसका प्रभाव अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। ये वास्तव में एक जीवन रक्षक औषधि है। 80 स्वास्थ्य बिंदुओं को तुरंत बहाल करने और समय के साथ कुल 680 स्वास्थ्य बिंदुओं की बहाली के साथ तारानकन जिनसेंग एसेंस तारानकन ब्लू स्टार सामग्री से बने किसी भी शुरुआती स्तर के उपचार औषधि या भोजन को आसानी से मात दे सकता है। एम्पायर पर विशेष कहानियां खोजें। हालांकि रीटा ने मुनाफे के लिए सरकार के साथ प्रतिस्पर्धा करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन रिक के साथ सीधे मुकाबला करने के खिलाफ कोई नियम नहीं था। अपनी पिछली जिंदगी में रिक और जोई मार्च के अंत में अचानक जे प्रांत में छुट्टियां मनाने गए थे। अजीब समय था, क्योंकि खेल अभी अभी असली दुनिया में आया था। अपनी यात्रा के दौरान उनकी नज़र सड़क पर रोते हुए एक व्यापारी पर पड़ी। अपने जिनसेंग भंडार को बेचने में असमर्थ मालिक हताश हो गया और रिक ने 20,000 पाउंड सूखे जिनसेंग के टुकड़े बेहद कम कीमत पर खरीद लिए। तारानकन जिनसेंग एसेंस तारानकन का बाजार मूल्य सामान्य उपचार औषधियों से 2 गुना था और प्रति शीशी 5 चांदी के सिक्कों में बिकता था। फिर भी इसकी उत्पादन लागत शुरुआती स्तर की उपचार औषधि की केवल आधी बोतल और 100 ग्राम जिनसेंग थी, जो उस समय लगभग मुफ्त थी। एक बार इस्तेमाल होने वाली उपचार औषधि की तुलना में तारानकन जिनसेंग एसेंस तारानकन कहीं अधिक प्रभावी था, जिससे इसकी मांग बहुत अधिक थी। पिछले जन्म में रिक और लोपेस परिवार को शुरुआती गेम टेस्टिंग से ढेर सारे हीलिंग पोशन मिल गए थे, जिससे रिक को भारी मुनाफा हुआ। रिक के हाथों में एक पोशन की कीमत 4 गुना या उससे भी ज्यादा हो गई, जिससे उसे और लोपेस परिवार को भारी मुनाफा हुआ। उन्होंने न सिर्फ भारी मात्रा में पूंजी जमा की, बल्कि उन्हें सोलो खिलाड़ियों का एक वफादार अनुयायी भी मिला। 2 हफ्ते बाद ही स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो तारानकन जिनसेंग एसेंस तारानकन के फॉर्मूले को रिवर्स इंजीनियर करने में कामयाब हुआ। तब तक रिक बाजार में मौजूद लगभग सारा जिनसेंग खरीद चुका था और भारी मुनाफा कमा रहा था। 1 टन जिनसेंग से तारानकन जिनसेंग एसेंस तारानकन की 50,000 शीशियां बन सकती हैं, जिसके लिए शुरुआती स्तर के उपचार औषधियों की 25,000 बोतलों की आवश्यकता होगी। अगर रिक ने ये औषधियां सीधे लानिया काया स्टार से खरीदी तो भी कीमत केवल 250 स्वर्ण मुद्राएं ही होंगी। हालांकि 50,000 शीशियों को 5 चांदी के सिक्कों प्रति शीशी की दर से बेचने पर 2,500 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होंगी। लागत का हिसाब लगाने के बाद रिक को कम से कम 2,250 स्वर्ण सिक्कों का लाभ हुआ। रीता के बटुए में इस समय 25,000 सोने के सिक्के थे। अगर सिर्फ 1 टन जिनसेंग से 2,250 सोने के सिक्कों का मुनाफा हो सकता है, तो वह इसमें शामिल क्यों नहीं होती? वह न केवल इस व्यवसाय में भाग लेना चाहती थी, बल्कि वह बाजार से जितना संभव हो सके उतना अधिक जिनसेंग खरीदकर रिक से आगे निकलना चाहती थी। इस बार वह सौदे में विशेष मामलों के ब्यूरो को शामिल नहीं करेंगी। हर उद्यम में उन्हें शामिल करना जरूरी नहीं है। आखिरकार उन पर उनका कोई बकाया नहीं था। जेल में अपने आधे महीने के प्रवास के दौरान रीटा ने हर दिन अपनी तारानकन छिपाने तारानकन की क्षमता का इस्तेमाल करके विभिन्न व्यवसाय मालिकों से मुलाकात की और कोई निशान न छोड़ने के लिए सभी लेन देन सोने में किए। उसने खुद जिनसेंग का परीक्षण भी किया और पुष्टि की कि तारानकन जिनसेंग एसेंस तारानकन की क्षमता जिनसेंग की उम्र के आधार पर अलग अलग होती है। 30 साल से ज्यादा पुराना जिनसेंग खास तौर पर असरदार था, जो तुरंत 120 स्वास्थ्य अंक बहाल कर देता था और 15 मिनट तक प्रति सेकंड अधिकतम 1% स्वास्थ्य का पुनर्जनन करता रहता था। यह उसकी तारानकन चोर देवता तारानकन वाली प्रतिभा के लिए एकदम सही था। हालांकि उच्च स्तरीय जिनसेंग महंगा और दुर्लभ था, फिर भी उसने जितना हो सके उतना खरीद लिया, क्योंकि उसकी तारानकन पाक कला की देवी तारानकन जैसी प्रतिभा का असर 3 गुना हो जाता। स्वाभाविक रूप से उसने सबसे अच्छा जिनसेंग अपने लिए बचाकर रखा। मुनाफा कमाने के लिए उसने मध्यम श्रेणी का जिनसेंग खरीदा, ऐसा उत्पाद जो शिकार के आक्रमण से पहले लगभग 400 युआन प्रति पाउंड बिकता था।
रीटा थोक में खरीद रही थी और स्वास्थ्यवर्धक सप्लीमेंट्स की उस समय कोई मांग न होने के कारण उसने 1 पाउंड सोने के बदले 1000 पाउंड जिनसेंग का व्यापार किया। पिछले 2 हफ्तों में उसने 70,000 पाउंड साधारण जिनसेंग और 15 पाउंड उच्च स्तरीय 30 साल पुराना जिनसेंग हासिल किया था। अगर वह सारे साधारण जिनसेंग को तारांकन जिनसेंग एसेंस तारांकन में बदल देती तो भी 1% नीलामी शुल्क के साथ उसे लगभग 15,600 स्वर्ण सिक्कों का अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता था। इस प्रक्रिया में उसने दर्जनों महंगी जड़ी बूटियों के साथ प्रयोग किए, यहाँ तक कि अपाचे के लिए उनके नमूने भी लाए। हालांकि इससे कुछ नया नहीं निकला और रीटा ने ठान लिया कि अगर रिक कुछ नया आविष्कार करने में कामयाब हो गया तो वह उसके दोनों हाथ काट देगी। ये सारा जिनसेंग बड़े बड़े बक्सों में बड़े करीने से पैक करके उसके खेल के सामान में रखा हुआ था। वह शुरुआती स्तर के सभी उपचार औषधियां खुद बनाने की योजना नहीं बना रही थी। हालांकि वह 1 मिनट में एक औषधि बना सकती थी, लेकिन 30,000 से ज़्यादा औषधियां बनाने में उसे बहुत समय लग जाता। इसके बजाय उसने अगले कुछ सप्ताह घर पर ही जिनसेंग एसेंस बनाने में बिताने की योजना बनाई और अगले महीने से इसे बेचना शुरू कर दिया, जब खिलाड़ियों के पास खर्च करने लायक अधिक आय होगी। जब वह अपने अगले कदमों पर विचार कर रही थी, सोच रही थी कि व्हाइट और लोपेस परिवारों के बीच की स्थिति के बारे में पूछताछ करनी चाहिए या नहीं, दरवाजे की घंटी बजी। शैडो क्यू एशर के साथ आ चुकी थी। शैडो क्यू न केवल स्किल क्रिस्टल कैटलॉग लेकर आया था, बल्कि एक औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और एक सीधा पोर्टल बनाने के तरीके पर चर्चा करने के लिए भी वहां मौजूद था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि खिलाड़ी रीटा के घरेलू जीवन में कोई बाधा न डालें। विशेष मामलों का ब्यूरो इस तरह के लॉजिस्टिक्स में माहिर था। दोनों के लिए ड्रिंक्स तैयार करने के बाद तीनों ऊपर की ओर चल पड़े और चलते चलते चुस्कियां लेते रहे। शैडो क्यू ने लकड़ी के फ्रेम के पीछे छिपे चमकते हुए कालकोठरी द्वार का जायजा लिया और तुरंत योजना बनाने लगी कि द्वार का प्रवेश द्वार कहाँ बनाया जाए। उसने पौधों से ढकी अलमारियों की ओर इशारा करते हुए पूछा, यहाँ कैसा रहेगा? हम इन अलमारियों के पीछे दरवाज़ा लगा सकते हैं, क्या ये ठीक रहेगा? रीटा की कुछ साधारण सी ज़रूरतें थीं, बस ध्यान रखना कि नीचे कुछ न गिरे। फिर उसने कहा, ओह, और इसे आधा भी न छुए। मैं यहाँ एक खाने की अलमारी रखूंगी जिसमें मैंने कुछ खाना बनाया है। अशन ने भौहें चढ़ाईं और बीच में ही टोकते हुए कहा, यह अनुचित है। हम जनता से कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। शैडो क्यू ने उसे अजीब नज़र से देखा। रीटा का चेहरा और भी अजीब था। उसे लगा कि कहीं आशिर ने जानबूझकर उसकी बात बिगाड़ तो नहीं दी। अब वह अपनी बात कैसे पूरी कर सकती थी? उसने अपनी झुंझलाहट तो दबा ली, लेकिन खुद को रोक नहीं पाए। अच्छा, अगर कोई खाना चाहता है तो पैसे दे सकता है। 2 सेकंड की चुप्पी के बाद अशन ने सहमति में सिर हिलाया, ये स्वीकार्य है। शैडो क्यू ने अपने होंठ काट लिए और हंसी से बचने के लिए मुंह दूसरी ओर मोड़ लिया। रीटा ने दूसरे कोने की ओर इशारा किया, मैं वहां भी कुछ मेज कुर्सियां लगा दूंगी, मुफ्त में। मैं जो कर सकती हूँ करूंगी, लेकिन मेरा एक ही नियम है कि कोई नीचे न जाए और न ही मेरी निजता में कोई ताक झांक करे। ये पुष्टि करने के बाद कि कालकोठरी वाकई लेवल 3 का उदाहरण है, शैडो क्यू ने रीटा को उनके समझौते के तहत एक स्किल क्रिस्टल दिया। लो, तुम इसका इस्तेमाल दूसरी मंजिल और उसके नीचे के हिस्से को बंद करने के लिए कर सकती हो। ब्यूरो को अपनी कालकोठरी किराए पर देने वाले सभी खिलाड़ियों को यह एक विशेषाधिकार के रूप में मिलता है। तुम्हें हर महीने एक मुफ्त मिलेगा। तारांकन पानी का पर्दा। तारांकन एक निर्दिष्ट क्षेत्र को पानी की एक बाधा से घेर देता है, जिससे वह किसी की नज़रों से बच जाता है। बिना अनुमति के प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को चिन्हित कर दिया जाएगा और उसका स्थान अगले 24 घंटों के लिए उपयोगकर्ता के मानचित्र पर दिखाया जाएगा। सक्रियण में 10% मान खर्च होता है और यह बाधा 30 दिनों तक रहती है। रीटा बाहर से तो शांत थी जब उसने सामान का विवरण पढ़ा, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह सतर्क थी। उसने अपने पिछले जीवन में लोपेस के घर पर ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन इस बार उनसे जो कुछ भी चुराया गया था, जोई का तो एक कान भी काट दिया गया था, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर वे भी ऐसी ही सुरक्षा तैयारियां कर रहे हों। अब से उसे सावधानी से चलना होगा, विशेषकर लोपेज और वाइट परिवारों के आसपास। शैडो क्यू द्वारा स्किल क्रिस्टल के इस्तेमाल का तरीका समझाने के बाद रीटा ने तुरंत उसे सक्रिय कर दिया। जल्द ही उसे साफ साफ महसूस हुआ कि उसका पूरा विला और उसके आसपास का 2 मीटर का क्षेत्र एक हल्के नीले रंग के पानी के पर्दे से ढका हुआ है। वह अपनी इच्छानुसार पर्दे का आकार और आकृति बदल सकती थी। उसने पानी का पर्दा सिर्फ पहली और दूसरी मंजिल और पिछवाड़े को ढकने के लिए लगाया। इससे अवरोध एक आयताकार प्रिज्म जैसा दिखने लगा जिसके साथ एक चौथाई वृत्त जुड़ा हुआ था। एक बार सीमा निर्धारित हो जाने पर उसने अपने मन का 10% अवरोध में डाल दिया। लगभग तुरंत ही उसने हल्की बारिश की आवाज़ सुनी, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि हालांकि बाहर बारिश हो रही थी, बूंदें ज़मीन पर गिरते ही उसे गीला किए बिना गायब हो गईं। यह आवाज़ भी परेशान करने वाली नहीं थी।
ये श्वेत शोर जैसी लग रही थी, जिसने उसके मन को शांत कर दिया। स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो ने तेजी से काम किया। हालांकि उन्होंने अभी तक कालकोठरी का इस्तेमाल शुरू नहीं किया था, फिर भी उन्होंने रीटा को स्किल क्रिस्टल के रूप में अपने पहले महीने का किराया चुनने दिया। मूलतः रीटा भविष्यवाणी या भ्रेस से संबंधित कौशल चुनना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने तारांकन हेलो आई एम ए स्टूडेंट तारांकन नामक एक कौशल क्रिस्टल देखा, उसने उनमें से 5 चुनने में संकोच नहीं किया। तारांकन नमस्ते, मैं एक छात्र हूँ। तारांकन आप कहीं भी हों और आप किसी भी मुद्रा का उपयोग करें, आपको सभी लेनदेन पर 10% की छूट मिलेगी। रीटा के पास बहुत सारा पैसा था, कभी कभी तो दसियों हजार से भी ज्यादा। ये कौशल बिल्कुल वही था जिसकी उसे जरूरत थी। उसने 2 तारांकन मैं फिर से ज्यादा वजन क्यों हूँ तारांकन क्रिस्टल भी चुने, जिससे उसके गेम बैकपैक में इन्वेंट्री स्लॉट बढ़ गए। हर बैकपैक में क्रिस्टल का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही हो सकता था और उसके मौजूदा बैकपैक में 36 स्लॉट थे। लानिया का या स्टार में उपलब्ध सबसे बड़ा स्लॉट, जिसे मास्टर टेलर्स ने बनाया था। सिर्फ स्किल क्रिस्टल ही बैकपैक की जगह को इससे आगे बढ़ा सकते थे। कालकोठरी का किरायानामा पूरा करने के बाद रीटा ने शैडो, क्यू और आशिर को विदा करने से पहले उन्हें खाना खिलाया। फिर उसने इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके एक वेंडिंग मशीन बनाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि इसके लिए उसे 21 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ीं, लेकिन कालकोठरी कम से कम 6 महीने तक लोकप्रिय रहेगी, जिससे उसे अपनी लागत वसूल हो जाएगी। उसने न केवल अपने बर्तन बेचने की योजना बनाई, बल्कि कुछ हरित स्तरीय उपकरण और विशिष्ट कीमिया औषधि और इंजीनियरिंग कृतियां भी बेचने की योजना बनाई। मूक औषधि, उन्मत्त औषधि, अदृश्यता औषधि, प्रकटीकरण औषधि, चपलता औषधि, यांत्रिक नेत्र, पथदर्शी रोबोट, जो कुछ भी उसके पास था। किसी भी शिल्पकार की तरह रीता भी अपने काम को प्रदर्शित करने की इच्छा को दबा नहीं पाए। उसने इस जीवन में 2 प्रमुख विषयों का अध्ययन किया था और अपनी कृतियों को प्रदर्शित करने के लिए उत्सुक थी। ये वस्तुएं इतनी मूल्यवान नहीं थीं कि चोरी हो जाए, लेकिन वे बेचने लायक उपयोगी थीं। उन्होंने टेबल, कुर्सियां, कॉफ़ी मशीन, पानी निकालने की मशीन और डिस्पोजेबल कप के साथ एक विश्राम क्षेत्र भी स्थापित किया। एक बार जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया, तो रीटा शुरुआती उपचार औषधियों का एक बैच खरीदने के लिए लानिया का या स्टार की ओर चल पड़ी और फिर तारांकन जिनसेंग एसेंस तारांकन बनाना शुरू कर दिया। कीमिया औषधियों के विपरीत, जिनमें सटीकता की आवश्यकता होती है, तारांकन जिनसेंग एसेंस तारांकन बनाना आसान था। एक बार सही अनुपात पता चल जाने पर वह एक ही बार में बड़ी मात्रा में औषधियां बनाकर बोतल में भर सकती थी। कंटेनरों के लिए उसने छोटी कीमिया शीशियों का इस्तेमाल किया, जिनकी कीमत 100 बोतलों के लिए सिर्फ एक तांबे के सिक्के के बराबर थी। हालांकि इंजीनियरिंग से ये शीशियां बनाई जा सकती थीं, लेकिन वह समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी और उसने इन्हें खरीद लिया। 1 घंटे में वह तारांकन जिनसेंग एसेंस तारांकन की 2000 शीशियां तैयार कर सकती थी। ज्यादातर समय उसे बोतलों में भरने में ही बीतता था। दुर्भाग्य से ये काम वह किसी और को नहीं सौंप सकती थी, इसलिए उसे यह काम खुद ही करना पड़ा। 70,000 पाउंड जिनसेंग और 3,50,000 शीशियों की संभावित उपज के साथ रोज 6 घंटे काम करने पर भी उसे इसे पूरा करने में 1 महीना लग जाता। खुद को प्रेरित करने के लिए उसने संभावित कमाई को एक बोर्ड पर लिखकर अपने कार्यस्थल के सामने रख दिया। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह नीरसता से बाहर निकल पाती। उसी शाम समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद शैडो, क्यू एक टीम लेकर विल्सन के विला पहुंची ताकि कालकोठरी में सीधा प्रवेश द्वार स्थापित किया जा सके। जब शैडो, क्यू ने देखा कि वेंडिंग मशीन पहले से ही वहां लगी हुई है, जिसमें खाने पीने की चीजें, औषधियां और दूसरी चीजें भरी हुई हैं, तो वह खुशी से अपने होंठ हिलाए बिना नहीं रह सकी। कम से कम कीमतें उचित थीं और कोई नीलामी शुल्क नहीं था। वह वास्तव में पैसे के प्रति आसक्त है, शैडो, क्यू ने सोचा। जब उसके सहकर्मी पोर्टल लगाने में लगे थे, शैडो, क्यू ने रीटा को एक तरफ खींच लिया। अगर मैं यहाँ अपनी वेंडिंग मशीन लगाना चाहूँ तो कितना खर्च आएगा? रीटा ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें बस मुझसे एक वेंडिंग मशीन खरीदनी होगी, फिर तुम जो चाहो बेच सकती हो। शैडो, क्यू ने आह भरी, कितना? रीटा मुस्कुराई, दोस्ती की कीमत 49 सोना और 99 चांदी। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है। शैडो, क्यू को ऐसा लगा जैसे उसने कोई बूमरैंग फेंका हो जो उसके चेहरे पर आकर लगा। अल्पविराम। जब रीटा अपना व्यवसाय बनाने में व्यस्त थी, व्हाइट परिवार को यह खबर मिली कि उनकी इमारत के नीचे एक तहखाना है जिसके बारे में उन्हें पहले पता नहीं था। जिस दलाल ने ये जानकारी बेची थी, वह सीधे उनके पास आया था। श्वेत परिवार ने देखा कि दलाल की योग्यता को सर्वज्ञता कहा जाता है, जो वास्तव में एक स्काउटिंग प्रतिभा थी, इसलिए उन्होंने जानकारी के लिए 3 स्वर्ण सिक्के दिए। ब्रोकर, ब्रूक्स एक ही जानकारी को बार बार बेचना पसंद करती थी, लेकिन पहले उसकी पूरी तरह से जांच करती थी। व्हाइट परिवार के कार्यालय भवन के नीचे बने तहखाने के बारे में सुराग खरीदने के लिए एक सोना खर्च करने के बाद उसने उसके अस्तित्व की पुष्टि की और यह भी जांच की कि वर्तमान में उसका उपयोग कौन कर रहा है।
उसने ये सब एक रिपोर्ट में पैक किया और उसे वाइट परिवार को 3 सोने में बेच दिया। वाइट परिवार, जो कि धनी था, ने बिना किसी हिचकिचाहट के भुगतान कर दिया और यहाँ तक कि उसे अपने संपर्क में भी जोड़ लिया, तथा कहा कि यदि उसके पास उनके बारे में और अधिक जानकारी हो तो वह पुनः उनसे संपर्क करे। ब्रूक्स के जाने के बाद सांचेज ने अपने चाचा से पूछा कि उन्होंने उसे भर्ती करने का प्रयास क्यों नहीं किया। कोई ज़रूरत नहीं है, जोसेफिन वाइट ने जवाब दिया। ऐसे लोग दुश्मनी मोल लेते हैं। अगर हम उसे नौकरी पर रखेंगे तो वह हमें मुसीबत में डाल देगी। बेहतर होगा कि जब हमें ज़रूरत हो हम उससे जानकारी खरीद लें। सांचेज ने सिर हिलाया। लोपेज के बारे में क्या? साम्राज्य पर अधिक अनुभव प्राप्त करें। जानकारी की पुष्टि के लिए किसी को भेजो। अगर हम उन्हें रोक सकें तो और भी अच्छा होगा, जोसेफिन ने कहा। जल्द ही वाइट परिवार ने लोपेज परिवार को रंगे हाथों पकड़ लिया और उन्हें कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर रोक दिया। बातचीत शुरू हुई। वाइट परिवार अपनी प्रतिष्ठा गंवाए बिना इसे यूं ही नहीं जाने दे सकता था। खेल के आक्रमण से पहले लोपेज परिवार श्वेत परिवार से कहीं ज्यादा मजबूत था, लेकिन अब हालात बदल गए थे। लोपेज परिवार श्वेत परिवार से ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया था। रीटा, जो इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जैसे ही उसकी मृत मकड़ी ने ये खबर सुनाई, वह खुशी से झूम उठी। वह इसके लिए काफी समय से तैयारी कर रही थी। यह अभी भी एक मामूली विवाद था, इसलिए किसी भी परिवार का मुखिया इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। लोपेज परिवार ने जोई को इस मामले को संभालने के लिए भेजा क्योंकि वाइट परिवार में उसकी हैसियत सांचेज के बराबर थी। आखिरकार ये सिर्फ लेवल 1 का कालकोठरी था, ज्यादा हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं थी। जोई अभी भी अपने रास्ते पर थी जब सांचेज प्रतीक्षा करने के लिए तहखाने के प्रवेश द्वार के बाहर बैठ गया। ये रीता का मौका था। तारानकन फैंटम क्लोक तारानकन का इस्तेमाल करने के बजाय, जिसे कुछ खास हुनरों से पहचाना जा सकता था, उसने ऑफिस बिल्डिंग के पास तारानकन फैंटम शिफ्ट तारानकन कर दिया। पूरी तरह से तैयार होकर उसने अपने तारानकन चोर भगवान तारानकन के तारानकन भेस तारानकन हुनर का इस्तेमाल किया और फिर 26वीं मंजिल पर एक अंधे स्थान पर टेलीपोर्ट हो गई। वह एक छिपकली में बदल गई और बाहरी दीवार से रेंगते हुए छत पर पहुंच गई। छिपने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढने के बाद उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। जोई जल्द ही आ गई। रीटा को राहत मिली कि जोई ने उस पर दोष मढ़ने की कोशिश नहीं की। आखिरकार रिक उसका भाई था और रीटा के स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो से संबंध होने के कारण उसे दुश्मन बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। लोपेज परिवार अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार था, लेकिन श्वेतों द्वारा मांगे जा रहे 200 स्वर्ण मुआवजे का भुगतान करने को तैयार नहीं था। आधे महीने बाद लोपेज परिवार को उस लेवल 1 कालकोठरी से मुश्किल से 10 स्वर्ण ही मिले थे, भले ही उन्होंने दिन रात मेहनत की हो। ये पोषण और खाने की लागत घटाने के बाद था, हालांकि उपकरण और अनुभव अभी भी मूल्यवान थे। जोई और सांचेज, अपने अपने परिवारों की 2 सबसे बड़ी बेटियां, एक दूसरे के सामने बैठी थीं। तनाव साफ दिखाई दे रहा था। इलाका साफ कर दिया गया था और दोनों पक्षों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई छिपा हुआ खतरा न हो, प्रकटीकरण औषधियों और अंतर्दृष्टि कौशल का इस्तेमाल किया था। हालांकि रीटा ने अपनी जगह कुशलता से चुनी थी और इस्तेमाल की जा रही अंतर्दृष्टि क्षमताओं की कमजोरियों का फायदा उठाया था। श्वेत परिवार के एक इनसाइट उपयोगकर्ता के पास एक ऐसी प्रतिभा थी जिससे वे वायु धाराओं को महसूस कर सकते थे, एक ऐसी शक्ति जिसका उपयोग श्वेत परिवार आसपास की हवा में सूक्ष्म गड़बड़ी को पढ़कर जीवन रूपों का पता लगाने के लिए कर रहे थे। लेकिन सच में रीटा जैसी छोटी सी छिपकली ने कितनी हवा हटाए? हवा के झोंकों या खिलाड़ियों द्वारा कभी कभार छोड़ी गई बात से ज्यादा तो नहीं। जैसे जैसे जोई और सांचेज की बातचीत बढ़ती गई और गतिरोध की स्थिति में पहुंची, रीटा ने अपनी चाल चली। वह जमीन पर रेंगती हुई मशीनरी शेड के पीछे चली गई। जब उसने देखा कि हवा के झोंकों को भांपकर खिलाड़ी ने अपना एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया है, तो वह वापस इंसानी रूप में आ गई और एक अदृश्यता की औषधि पी ली। उस समय दोनों इनसाइट उपयोगकर्ता कूलडाउन अवधि में थे। रिवीलिंग पोशन का असर अभी अभी खत्म हुआ था और एयर कट रीड ने हाल ही में अपनी स्किल का इस्तेमाल खत्म किया था। रीटा जोई की टीम के पीछे की ओर रेंगती हुई गई, जहां उसने एक छद्म पुरुष स्वर में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, एक अपंग इतना घमंडी व्यवहार करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वे सभी खिलाड़ी थे। लेवल 0 का खिलाड़ी भी उन शब्दों को समझ सकता था। सांचेज की तो बात ही छोड़ी, जो पहले से ही लेवल 1 पर थी और उसका शारीरिक गठन भी बढ़ गया था। अपंग शब्द बिल्कुल स्पष्ट था। और जोई, खैर आवाज इतनी पास थी कि वह भी उसे ठीक से सुन सकी। उस एक शब्द ने दोनों महिलाओं को क्रोध से भर दिया, खासकर सांचेज, जो अपनी चोट के कारण पहले से ही अपंग शब्द से संवेदनशील थी। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और उस जगह की ओर पानी की बौछार का जादू चलाया जहां से उसे लगा कि अपमान आया है। ये जादू लोपेज परिवार के बीचों बीच फूट पड़ा। जोई, जो अपंग शब्द से उतनी ही चिढ़ गई थी, जानती थी कि शायद उसका कोई अधीनस्थ उसकी तरफ से बोल रहा है।
इसलिए संतुष्टि और झुंझलाहट का मिला जुला एहसास होने पर वह अपनी टीम को शांति बनाए रखने के लिए डांटने ही वाली थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, सांचेज की पानी की तोप उनकी ओर तेजी से आ गिरी। लोपेज परिवार के सदस्य, जो पहले से ही अनगिनत कालकोठरी यात्राओं से घबराए हुए थे, सहज प्रतिक्रिया में आ गए। पहली प्रतिक्रिया थी चकमा देना और दूसरी थी पलटवार करना। इस प्रकार झगड़ा शुरू हो गया। रीटा, जो पहले ही पीछे हट चुकी थी, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने श्वेत परिवार के एक खिलाड़ी, दूर से बंदूकधारी, को जमीन पर गिरते देखा तो वह उसके पास गई। वह आदमी अभी भी जिंदा था। उसके बगल में दुबकी हुई रीटा ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा, आगे झुकी और बंदूक का निशाना साधने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी भयभीत आंखों में उसने उसका हाथ उठाया और बंदूक जोई की दाहिनी आंख पर तान दी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, धमाका, उसने ट्रिगर खींच दिया। जोई को तुरंत डर का एहसास हुआ जब बंदूक उसकी ओर तानी गई। उसने तुरंत देखा कि गिरा हुआ खिलाड़ी उस पर बंदूक तान रहा है। उसका सिर थोड़ा ऊपर उठा हुआ था और उसका चेहरा एक भयंकर गुर्राहट में मुड़ गया था जब उसने उसकी आंखों में आंखें डाल लीं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जोई ने पहले गोली चलाई, जो लगभग मर चुके खिलाड़ी के सिर पर सीधी लगी। उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन जब उसका शरीर निढाल हो गया, तब भी उसने जो गोली चलाई थी वह उसकी ओर बढ़ती रही। जोई ने चकमा दिया, बाल बाल गोली से बच गई। हालांकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आगे क्या होगा। हवा में गोली ने दिशा बदल दी और उसकी ओर बढ़ती रही। जोई को बहुत देर से एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। एक खून जमा देने वाली चीख गूंजी जब तेज गति से आई गोली ने उसके आखिरी बचे कान को भी तोड़ दिया। यहां तक कि सांचेज भी सदमे में आ गया। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल कौंधा, सब खत्म हो गया। लोपेज परिवार और वाइट परिवार अब जान के दुश्मन हैं। तारांकन, चाहे कोई भी उपचार औषधि कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल खून बहना रोक सकती थी और घाव भर सकती थी, वह खोए हुए कान को दोबारा नहीं बना सकती थी। औषधि पीने और खुद पर उपचार मंत्र डालने के बाद खून बहना बंद हो गया, लेकिन जोई का कान गायब हो गया और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उस आखिरी नामुमकिन शॉट के बाद रीटा वहां से भागने की जल्दी में नहीं थी। अफरा तफरी में उसने शांति से एक छोटा सा इंजीनियरिंग उपकरण, मिनी होमिंग डिवाइस, निकाला। मृत खिलाड़ी का हाथ सावधानी से उस पर रखकर उसने मृतक के फिंगरप्रिंट से उसे सक्रिय किया और खिलाड़ी की पकड़ में अभी भी जकड़ी हुई बंदूक पर उपकरण लगा दिया। तारांकन मिनी होमिंग डिवाइस। तारांकन इस्तेमाल के बाद ये डिवाइस संपर्क स्थापित होने तक गोलियों को लक्ष्य पर लगने के लिए निर्देशित करेगा। बाकी उपयोग 2/3। सब कुछ तैयार होने के बाद रीटा जल्दी से तारांकन फैंटम शिफ्ट तारांकन होकर वहां से चली गई। वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। वह अपने मरे हुए मकड़ी के साथी के जरिए आगे का नज़ारा देख सकती थी। इस बीच छत पर अफरा तफरी मच गई। वाइट परिवार ने अपने हमले बंद कर दिए थे, तुरंत माफ़ी मांगी और जोई की चोटों की देखभाल के लिए नीचे झुक गए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जोई ने अभूतपूर्व ठंडक से सांचेज को घूरा। अब उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और अब उसके कान पूरी तरह से गायब हो चुके थे। तारांकन, मैं इसे याद रखूंगी, जोई ने ठंडे स्वर में कहा। जाने के लिए मुड़ते हुए उसने अपनी बंदूक वाइट परिवार की एक लाश पर तान दी और बार बार गोलियां चलाईं, अपनी मैगजीन खाली कर दी और आखिरकार वहां से चली गई। सांचेज ने उसका पीछा करने की जहमत नहीं उठाई। इस तरह की नाराजगी कुछ अच्छे शब्दों से नहीं सुलझ सकती। वह निराशा में सिर पकड़े एक बेंच पर बैठ गई। क्या किसी ने देखा कि पहले किसने गोली चलाई? उसने पूछा। उससे पहले से ही जवाब का डर था। वाइट परिवार का एक मरहम लगाने वाला झिझकते हुए आगे बढ़ा। उसने उस खिलाड़ी को देखा था जिसने जोई पर गोली चलाई थी। उसने पहले भी उसे ठीक करने के बारे में सोचा था, लेकिन उसके पास पर्याप्त मन नहीं बचा था। उसे सांचेज के लिए बचाना था। अब यह स्पष्ट था, किसी भी चूक का दोष लोपेज परिवार पर नहीं मढ़ा जाएगा। किसी ने बंदूक उठाई और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि गोली इतनी सटीक थी, इसमें एक उपकरण लगा है। सांचेज ने बंदूक उठाई और देखा कि उसमें तारांकन मिनी होमिंग डिवाइस तारांकन लगा हुआ है। उसका गुस्सा फिर भड़क उठा। उन्होंने जोई के साथ एक दबंग राक्षस जैसा व्यवहार किया था और हर हाल में गोली उसी पर चलाने की कोशिश कर रहे थे। उसने छलनी लाश पर कुछ और गोलियां चलाईं। सबूतों के ढेर लग जाने के बाद सांचेज वाइट परिवार की संपत्ति पर वापस लौटा और जोसेफिन को सारी स्थिति बताई। जोसेफिन अवाक रह गई। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने पूछा, क्या ये कोई और व्यक्ति हो सकता है जो इस मामले को तूल दे रहा है, जैसे लोपेज और वाइट परिवारों का वह आपसी दुश्मन? सांचेज ने भावशून्य भाव से उसकी ओर देखा। कालकोठरी का स्थान श्वेत परिवार ने खरीद लिया था। लोपेज परिवार को उनके लोगों ने रोक दिया था और उन्होंने हर उपलब्ध तारांकन अंतर्दृष्टि तारांकन कौशल का इस्तेमाल कर लिया था। इसके अलावा सांचेज ने पहली गोली चलाई थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जोई ने श्वेत परिवार के एक सदस्य को अपनी आंखों से उसे गोली मारते देखा था।
इसे किसी और की गलती बताकर टाला नहीं जा सकता। रीटा ने घर में संगीत तेज कर दिया, जिससे उसकी रसोई मानो पार्टी जोन में बदल गई, क्योंकि वह तारांकन जिनसेंग एसेंस तारांकन उसी तत्परता से बना रही थी जैसे मसालेदार आंतें तली जाती हैं। रिक के पैसे कमाने के धंधे को बंद करने के विचार से वह इतनी घबरा गई कि उसने सोचा कि शराब बनाते समय जश्न मनाने के लिए अपनी छत पर एक डिस्को बॉल लगा दे। सब कुछ ठीक हो रहा था और कुछ गड़बड़ होने का उसका लगातार बना हुआ एहसास आखिरकार खत्म हो गया। लोपेज परिवार का सोना छीनना संतोषजनक तो था, लेकिन जोई को इससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन अब इस हिंसक हमले ने जोई की सुनने की शक्ति को नुकसान पहुंचाकर और लोपेज और वाइट परिवारों के बीच एक तीखे झगड़े को भड़काकर उसके दिल में पनप रहे द्वेष को आखिरकार शांत कर दिया। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि जोई ज़रूर अपना गुस्सा रिक पर निकालेगी। दोहरी जीत। जोई गुस्से से आग बबूला हो रही थी, उसका गुस्सा काबू से बाहर था। मैथ्यू, मेटेओ या थियोडोर भी उसे शांत नहीं कर पाए और तीनों को तुरंत उसके कमरे से बाहर निकाल दिया गया। लोपेज परिवार की तिकड़ी ने रिक को जानबूझकर घूरा। रिक, उसने अविश्वास से अपने आप की ओर इशारा करते हुए चुपचाप पूछा, मैं? तारांकन। धिक्कार है। लोपेज परिवार वाकई बेरहम था, लेकिन वह खुलकर कुछ नहीं कह सकता था। आखिरकार हाल ही में वे उसके कीमती संसाधन उसके गहने बनाने में लगा रहे थे और उसे रोज 5 घंटे कालकोठरी में ले जा रहे थे। एक आह भरते हुए रिक ने विनम्रतापूर्वक तीनों व्यक्तियों को बाहर निकाला, एक गहरी सांस ली और संगीत का सामना करने के लिए जोई के कमरे में प्रवेश किया। जोई सिर्फ गुस्से में नहीं थी, वह पूरी तरह से हताश थी। अपना कान खोने के बाद से उसने अपने मातहतों से उसे वापस पाने का कोई भी तरीका ढूंढने के लिए दुनिया भर में छानबीन करवाई थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। दूर से भी कोई उपकरण मिला। वह तारांकन उन्नत इंजीनियरिंग तारांकन तकनीक का एक टुकड़ा था, जिसे एलियन बच्चों को शब्द सीखने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये किसी के बोलने पर स्पीच टू टेक्स्ट ओवले प्रदर्शित करके काम करता था, जिसका उद्देश्य युवा गैर मानवीय लोगों को भाषा सीखने में मदद करना था। बेशक इसका दूसरा उपयोग जोई जैसे किसी बधिर व्यक्ति के लिए था। उसके बगल में बैठे रिक को पता था कि मीठी मीठी बातें कोई काम नहीं आएंगी। इसके बजाय उसने अपना फ़ोन उठाया और एक संदेश टाइप किया, तारांकन, मैं रीटा से पूछूंगा कि क्या वह स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो में किसी से संपर्क कर सकती है। तुम्हें पता है कि वे इस तरह की चीज़ों के लिए पहले से योजना बनाते हैं, इसलिए वे उन्नत कौशल वाले लोगों को ज़रूर तैयार कर रहे होंगे। फिलहाल हम इस उपकरण का इस्तेमाल तब तक कर सकते हैं जब तक हमें तुम्हारे कान को ठीक करने वाला उन्नत उपचार जादू नहीं मिल जाता। तारांकन। जोई ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप नीचे देखती रही। रिक ने रीटा को फ़ोन स्पीकर पर लगाए बिना ही कॉल कर दिया। किसी ऐसे व्यक्ति के सामने स्पीकर फ़ोन चालू करना जो सुन नहीं सकता, जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। अब तक रीटा रिक के तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी। जैसे ही उसने लाइन पर 2 अलग अलग सांसों की आवाज़ सुनी, उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। जब रिक ने पूछा कि क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानती है जो ये तारांकन लर्निंग डिवाइस तारांकन बना सकता है, तो उसने जवाब दिया, मुझे देखने दो। ओह, ये तो कोई एडवांस्ड इंजीनियरिंग चीज़ है ना? उसे पहले इसका एहसास नहीं था, लेकिन इंजीनियरिंग नुस्खों के अपने विशाल संग्रह को खंगालने के बाद उसे वह उपकरण सूची में मिला। बेशक, उन्नत इंजीनियरिंग। इससे लगता है कि ऐसा कुछ जोई को सामान्य जीवन में लौटने में मदद कर सकता है। छी, मैं नहीं आ पाऊंगी, उसने कहा, लेकिन मैं स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो में किसी से तुम्हारे लिए पूछ लूंगी। रुको। रीटा ने फ़ोन रखे बिना ही शैडो क्यू को मैसेज किया। पूरी जानकारी मिलने के बाद उसने रिक को सारी बातें बताईं। वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह एक विशिष्ट चीज़ है और इसके लिए कुछ दुर्लभ सामग्रियों की ज़रूरत होती है। ये समस्या पर सिर्फ सोना फेंकने से कहीं बढ़कर है। मैं तुम्हें एक नंबर दूंगी और तुम उनसे सीधे बात कर सकते हो। उसने शैडो क्यू का फ़ोन नंबर झट से बता दिया। रिक को लगा कि ये महंगा पड़ेगा, वरना रीटा इतनी सफाई से जिम्मेदारी किसी और पर न डालती। लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने शैडो क्यू डायल किया। शैडो क्यू हमेशा की तरह चतुर थी और जोई और लोपेस परिवार के साथ रिक के रिश्ते को जानते हुए उसने सीधे रास्ते पर चलने का फैसला किया। 2 लेवल 5 कालकोठरी पोर्टल। रिक, यह उन्नत इंजीनियरिंग उपकरण के एक टुकड़े के लिए थोड़ा अधिक है ना? शैडो क्यू, बात सामग्री की नहीं बल्कि कौशल की है। एक बार जब आप उन्नत स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। बात सिर्फ नुस्खे की नहीं है। रिक ने शैडो क्यू के शब्दों को अपने फ़ोन के नोट्स ऐप में टाइप किया और जोई को दे दिया। और कहानियां एम्पायर पर पढ़ें। जोई ने सिर हिलाया। उसके लिए सामान्य जीवन जीने के लिए कोई भी कीमत चुकाना उचित था। वह एक और दिन चुपचाप नहीं रह सकती थी। सुन न पाने की वजह से वह पागल हो रही थी। वह स्वाभाविक रूप से शक्की और नियंत्रणकारी थी और दूसरों की बातें या हंसी न सुन पाना मौत से भी बदतर था। हर हंसी मानो उसी की ओर इशारा कर रही हो। एल्प से शुरू होने वाला हर शब्द ऐसा लगता था जैसे कोई उसे हारी हुई
या उससे भी बदतर बहरा इंसान कह रहा हो। 2 कालकोठरी पोर्टल्स की कीमत। आखिरकार वह उन्हें श्वेत परिवार से वापस ले लेगी। अल्पविराम। फोन रखने के बाद रीटा पूरी तैयारी के साथ तारांकन जिनसेंग एसेंस तारांकन बनाने में लग गई। सुबह कालकोठरी, दोपहर में शराब बनाना। अकेले काम का बोझ उसके लिए बहुत ज्यादा था, इसलिए आखिरकार उसने काम का कुछ हिस्सा किसी और को सौंप दिया। उसका चुना हुआ ठेकेदार कोई और नहीं बल्कि कीमिया की दुकान का छोटा सा मरे हुए जीव तारांकन कैडन तारांकन था। सिर्फ एक सोने के सिक्के के बदले कैडन 5000 औषधियां पूरी तेजी से बोतल में भरने में मदद करेगा। यहां तक कि अपाचे ने भी इस व्यवस्था पर आंखें मूंद लीं। इस आउटसोर्सिंग ने रीटा के कार्यभार को काफी हद तक कम कर दिया, जिससे वह अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर अधिक समय व्यतीत कर सकी, जैसे अपाचे से कीमिया सीखना या डार्क एल्फ शेफ के साथ खाना पकाने में निपुणता प्राप्त करना। जिस काम में शुरू में 1 महीने का समय लगना था, जिनसेंग एसेंस की 3,50,000 बोतलें तैयार करना, वह 2 हफ्तों से भी कम समय में हो गया। बाकी काम बोतल बंद करने का काम कैडन पर छोड़ दिया गया। इस बीच लॉस एंजल्स दर्शकों के लिए एक युद्ध का मैदान बन गया था, क्योंकि लोपेज और वाइट परिवारों के बीच झगड़ा बढ़ गया था। शुरुआत में श्वेत परिवार गलत था और झगड़े को बढ़ने से रोकना चाहता था। वे मुआवजा देकर मामला निपटाने को तैयार थे, लेकिन जब लोपेज परिवार ने 20 कालकोठरी द्वारों की मांग के साथ बातचीत शुरू की, तो श्वेत परिवार का धैर्य जवाब दे गया। मैं आपकी बात सुनने को तैयार था और आप मेरा दिल मान रहे हैं। तारांकन। जोसेफिन वाइट ने उपहास किया, ये सब छोड़ो। वे उन 20 पोर्टलों को अपने लोगों को प्रशिक्षित करने में निवेश करना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि उन्हें लोपेज परिवार को सौंप दिया जाए, क्योंकि भविष्य में उन्हें एक मजबूत दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। इस बीच रिक इस नाटक को देखकर काफी संतुष्ट था। हर दिन लोपेज परिवार उसे कालकोठरी में घसीटता था और जब वे वहां नहीं होते थे तो वह अपने वर्कशॉप के साथियों जूलियन और आरोन के साथ मिलकर काम करता था। हालांकि उसका तारांकन दिव्य उपहार तारांकन अपने आप में शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसके तारांकन भाग्य तारांकन के 10 अंक उसे अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान बनाते थे। जब रिक किसी कालकोठरी छापे में शामिल होता था तो उन्हें हमेशा बेहतर लूट मिलती थी। उसके साथ एक रन बाकी लोगों के लिए 3 सामान्य रनों के बराबर था। हालांकि उसके साथी इस बात से नाराज थे कि उन्हें पूरा अनुभव पाने के लिए उसे राक्षसों पर आखिरी वार करने देना पड़ता था, लेकिन रिक की ड्रॉप दरें इसकी भरपाई से कहीं ज्यादा थीं। उसके साथ कालकोठरी लगातार 2 गियर गिराती रहती थीं। टीम ने उसकी उपस्थिति को सहन करना सीख लिया और रिक को इसका फल मिला, उसे प्रतिदिन 5% अनुभव प्राप्त हुआ। दूसरी ओर जोई के शक्तिशाली तारांकन दिव्य वरदान तारांकन की बदौलत बहुत से लोग उसके साथ जुड़ने के लिए बेताब थे, लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा खामोश और उदास हो गई थी। उसका पूरा व्यवहार उदास और चिंताग्रस्त था। रिक के बगल में खड़े होने पर भी वे दोनों पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे से मेल खाते जोड़े जैसे लग रहे थे। यद्यपि रिक का मुंह ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था और जोई का नीचे की ओर, तथा एक की मुस्कुराहट दूसरे की भौहों के भाव को प्रतिबिंबित कर रही थी, फिर भी उनकी संयुक्त आभा बाहरी लोगों को एक समान अनुभूति दे रही थी। जोई ने अपने हेयर स्टाइल के साथ प्रयोग करना भी बंद कर दिया था। जब उसके एक तरफ ज्यादा बाल होते थे तो उसके कानों का न होना कम नजर आता था, लेकिन अब कोई भी हेयर स्टाइल उसके गंजेपन को छुपाने के लिए काफी मुश्किल होता था। उसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति जरूर समझ जाता था कि कुछ गड़बड़ है। शुक्र है, तारांकन लर्निंग डिवाइस तारांकन ने कान ढकने वाले हेडसेट का रूप ले लिया। अब जोई जब भी बाहर जाती वह हमेशा इसे पहनती, जिससे उसके कान के पास का खुला हुआ छेद छिप जाता। जो लोग उसकी स्थिति से अनजान थे उन्हें यह बस एक फैशन स्टेटमेंट लगता था। वह पहले से भी ज्यादा रिक से चिपकी हुई थी। रिक ने शुरू में उसके साथ खेलने की योजना बनाई थी ताकि वह हर चीज के लिए उसे दोषी ठहराए। आखिरकार अपराधबोध दोनों तरफ काम करता था। जोई चाहती थी कि रिक को यकीन हो जाए कि उसने उसे श्राप दिया है और यह अपराधबोध उसे उस पर हावी होने का मौका देगा, लेकिन सच्चाई जानने वाला अकेला व्यक्ति होने के नाते रिक ने सोचा कि वह उसके बढ़ते अपराधबोध का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकता है। हालांकि अब जब जोई इतनी विकृत हो गई है तो उसकी योजना शायद काम न करे। रिक जोई जैसे मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति पर किसी भी तरह का अपराधबोध महसूस करने का भरोसा नहीं कर सकता था। इसके बजाय उसने आक्रामक रुख अपनाने और खुद ही सब कुछ उजागर करने का फैसला किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जोई उस पर तरस खाएगी, लेकिन कम से कम इससे वह उस पर इतना अहंकारी होकर भड़कने से तो बच सकती थी, है ना? मैंने तुमसे कहा था घूमो और मुझसे बात करो। क्या मैंने कभी कहा था कि तुम मेरी तरफ पीट करके खड़े हो सकते हो? जोई की गुस्से भरी आवाज उसके पीछे से आई। लोपेज परिवार के नौकरों की तिरस्कारपूर्ण, उपहासपूर्ण या मनोरंजक निगाहों को नजरअंदाज करते हुए रिक बिना एक पल भी गंवाए पीछे मुड़ा और जोई को शांत करने में लग गया।
माटेओ और थियोडोर चुपचाप ये दृश्य देखते रहे, उन्होंने कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार अगर जोई अपने पति पर चिल्ला रही थी तो वे संभवतः अगला लक्ष्य नहीं हो सकते थे। रीटा ये सब प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन वह आसानी से अंदाजा लगा सकती थी कि क्या हो रहा है। अपने अच्छे स्वभाव के बावजूद जोई जब बुरे मूड में होती थी तो सांचेज से भी ज्यादा डरावनी हो सकती थी। सांचेज के विस्फोटक स्वभाव के विपरीत, जो तुरंत आता और चला जाता था, जोई एक ऐसी लड़की थी जो लंबे समय तक अपने क्रोध में उबलती और उबलती रहती थी, जिससे जब वह अंततः फूट पड़ती थी तो वह और भी अधिक भयावह हो जाती थी। इस बीच रिक ने लोपेस परिवार के लिए ज्यादा खाना बनाकर अपनी कुंठाओं से निपटा। शायद उसमें सचमुच खाना पकाने का हुनर था, वरना वह पाक कला के देवता जैसे दिव्य वरदान को कैसे आकर्षित कर पाता। हालांकि उसे पहले खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन अब जब उसने सीख लिया था तो उसका खाना स्वादिष्ट होता था। और रिक चालाक था, वह अपने मेहमानों से एक साथ ढेर सारा भाग्य नहीं छीनता था। इसके बजाय वह चुपचाप बुदबुदाता रहता था कि उसके द्वारा इस्तेमाल की गई कुछ महंगी सामग्री का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, जिससे दुर्भाग्य का प्रवाह कम होता रहे। लोपेस परिवार को अचानक आने वाली किसी भी दुर्भाग्य की सूचना नहीं मिलती थी, लेकिन उनकी कालकोठरी की लूट धीरे धीरे कम होती जाती थी। इसके विपरीत राक्षसों पर अंतिम प्रहार करने के बाद रिक को जो लूट मिली वह बढ़ती ही गई। जैसे जैसे रिक की कीमत बढ़ती गई, लोपेस परिवार का उस पर ध्यान भी बढ़ता गया। रिक के लिए यह एक पुण्य चक्र था। अप्रैल की शुरुआत तक रिक लेवल 1 पर पहुंच गया था, यानी 53%, जो 90% खिलाड़ियों से तेज था। आखिरकार ज्यादातर लोगों के लिए दिन में एक बार कालकोठरी में जाना ही एक उपलब्धि थी। इस बीच रीता पहले ही लेवल 2 पर पहुंच चुकी थी। रिक ने कई बार उसकी प्रगति जानने की कोशिश की थी, लेकिन रीटा ने उससे कुछ नहीं छिपाया था। उसने उसे साफ साफ बताया कि उसके विला के ऊपरी हिस्से में लेवल 3 का एक तहखाना है, जिसे उसने स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो को किराए पर दे दिया है। हालांकि उसने कुछ समय अपने लिए भी रखा था। लेवल 3 पर पहुंचने के बाद रिक उसके घर भारी हथियार ला सकता था और अकेले ही तहखाना पार कर सकता था। रिक को थोड़ी ईर्ष्या हुई, लेकिन जब उसने देखा कि लोपेस परिवार के पास 100 से ज्यादा कालकोठरी संसाधनों तक पहुंच है तो उसकी ईर्ष्या तुरंत गायब हो गई। आखिरकार रीटा की किस्मत अच्छी थी। जैसे ही उसका स्तर बढ़ा और उसे बेहतर कालकोठरी संसाधन नहीं मिले, उसकी स्तर वृद्धि की गति काफी धीमी हो जाएगी। फिर भी उन्होंने सैमुअल से कहा कि वह रीटा से संपर्क करें और देखें कि क्या वह उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। जब सैमुअल और स्कारलेट ने रीटा को फ़ोन किया तो उसे तुरंत समझ आ गया कि ये रिक का ही आइडिया था। हालांकि रिक को उस पर कुछ हद तक भरोसा था, फिर भी उसका स्वभाव नहीं बदला था। वो उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता था, लेकिन वो उसकी भलाई के लिए भी कोई कदम नहीं उठाता था। रीटा काफ़ी समय से सैमुअल और स्कारलेट को सबक सिखाने की सोच रही थी। वह उनकी मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो गई। जरूर मेरे पास ही रहना, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो भाग जाना। कालकोठरी में पहुंचकर रीटा ने एक चमत्कारिक प्रदर्शन किया, जिससे उसका स्वास्थ्य कई बार खतरनाक रूप से कम हो गया और फिर वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। स्कारलेट हर बार बाल बाल डर के मारे हौंफने लगी। फिर राक्षसों के दूसरे दौर के दौरान रीटा ने गलती से एक जादूगर को निकल जाने दिया। जादूगर ने सैमुअल और स्कारलेट पर हमला कर दिया और आग के गोले फेंककर उनका पीछा करने लगा। दोनों लोग डर के मारे चीखने लगे जब वे बड़ी मुश्किल से कालकोठरी से बाहर निकले तथा अपने लगभग समाप्त हो चुके स्वास्थ्य को अपने पीछे घसीटते हुए बाहर निकले। रीटा ने आराम से शेष राक्षसों को खत्म कर दिया और फिर बाहर आकर घबराए हुए दोनों राक्षसों को सांत्वना देने लगी तथा बताया कि कालकोठरी में हर दौड़ उसके लिए एक निकट मृत्यु अनुभव थी, यही कारण था कि उन्हें साथ लाना उसके लिए इतना कठिन था। जब सैमुअल ने यह बात रिक को बताई तो रिक को लगा कि यह बात सही है। ऐसा नहीं था कि रीटा कोई अजेय शक्ति थी जो बिना किसी खरोंच के राक्षसों का सफाया कर देती थी। कम से कम रिक ने तो यही सोचा। रिक की छोटी छोटी चालें बेकार नहीं जा सकती थीं। रीटा ने पलटवार करने का फैसला किया और रिक को एड्स होने की अफवाह फैलाने से बेहतर तरीका और क्या हो सकता था। उसने ये जानकारी ब्रूक्स को बेच दी, जिसने फिर उसे वाइट परिवार को दे दिया, बेशक एक कीमत पर। रीटा को उम्मीद नहीं थी कि रिक सांचेज को यह बीमारी देगा। जोई के साथ सांचेज के घनिष्ठ संबंधों और रिक के वर्तमान तारांकन दिव्य उपहार तारांकन को देखते हुए सांचेज का रिक के साथ दोबारा सोने का कोई रास्ता नहीं था, सिवाय भाग्य के किसी बेतुके मोड़ के जहां उसने अचानक सोने के जरिए किस्मत चुराने का हुनर हासिल कर लिया। फिर भी रीटा को यह आभास था कि रिक की बुद्धि और उसकी अद्भुत किस्मत के कारण वह किसी तरह इस मुसीबत से बच निकलने में सफल हो जाएगा। कोई भी कदम उठाने से पहले रीटा ने यह सुनिश्चित कर लिया कि वह इस घटना से पहले की पंक्ति में रहे। रात के अंधेरे में उसने लोपेस परिवार की संपत्ति के चारों ओर 3 मरे हुए मकड़ियों को तैनात कर दिया और उन्हें परिवार के मुखिया माटेओ और जोई के घरों में घुसपैठ करने के लिए मीलों तक रेंगने के लिए भेज दिया।
अच्छे उपाय के तौर पर उसने वाइट परिवार की संपत्ति और रिक के अपार्टमेंट में एक एक मकड़ी भी रखी। यह अधिकतम नाटकीयता के लिए एक मल्टी कैमरा सेटअप था। ब्रूक्स एक गॉसिप ब्लॉगर की तरह कुशलता से काम करती थी। उसने 2 तारीख को जानकारी खरीदी, 3 तारीख को उसकी पुष्टि की, और हालांकि उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन उसके तारांकन दिव्य वरदान तारांकन ने उसे जानकारी की सच्चाई की पुष्टि करने में मदद की। बस इतना ही सबूत चाहिए था। 4 तारीख तक उसने वाइट परिवार और जोई दोनों को जानकारी बेच दी थी। दोपहर के भोजन के बाद उसने रिक से भी संपर्क किया। उसका संदेश सरल था, तारांकन, ये बात फैल गई है कि आपको एड्स है। जानना चाहते हैं कि कौन जानता है? अगर आपको पता है तो मुझे 5 गोल्ड दीजिए। तारांकन, एक ही सूचना से 3 बार पैसा कमाना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? रिक को पहले तो लगा कि ये मजाक है, लेकिन जब उसने एड्स शब्द देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसने तुरंत 5 सोने के सिक्के भेज दिए और उसे एक धमाकेदार जवाब मिला, तारांकन, आज सुबह 11 बजे तक वाइट परिवार और जोई दोनों को पता चल गया है कि तुम्हें एड्स है। तारांकन, इस खबर ने उन्हें लगभग अचेत कर दिया। वह अपनी चरित्र सूची तो बदल सकता था, लेकिन अपना खून नहीं बदल सकता था। खून की जांच से सब कुछ पता चल जाता। उम्मीद अभी भी बाकी थी, होनी ही थी। अगर जोई नहीं चाहती थी कि लोपेस परिवार को पता चले कि उसे भी यही बीमारी है, तो वह जरूर उसकी मदद करती। रिक अपनी कार्यशाला में छिप गया, उसके हाथ कांप रहे थे जब वह जोई को निजी संदेश भेज रहा था। तारांकन रिक, तारांकन तारांकन, क्या तुमने सुना? तारांकन, तारांकन तारांकन जोई, तारांकन तारांकन, अपार्टमेंट में मेरा इंतजार करो। तारांकन। उन 6 शब्दों ने रिक की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। अपनी मजबूत मानसिक दृढ़ता के बावजूद वह अपने अंदर दौड़ रही सिहरन को दबा नहीं पाया। तारांकन रिक, तारांकन तारांकन, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने यह मुझे दिया था? तारांकन, तारांकन तारांकन जोई, तारांकन तारांकन, हाँ। तारांकन, तारांकन तारांकन जोई, तारांकन तारांकन, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये है? क्या तुमने मुझ पर इनसाइट का इस्तेमाल किया था? तारांकन, तारांकन तारांकन जोई, तारांकन तारांकन, और अगर तुमने ऐसा किया भी, तो क्या तुम फिर भी मेरे साथ सोए? तारांकन, तारांकन तारांकन जोई, तारांकन तारांकन, आपने खुद को अजेय महसूस किया क्योंकि आपने इसे पहले मुझे दिया था। तारांकन। रिक को एहसास हुआ कि उसका घबराया हुआ पलटवार उल्टा पड़ गया है और उसकी पोल खुल गई है। खिड़की से उसने जोई की कार को अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर रुकते देखा। जोई न सिर्फ कार से बाहर निकली, बल्कि उसके 2 सबसे ताकतवर आक्रमण केंद्रित तारांकन दिव्य उपहार तारांकन वाले शीर्ष खिलाड़ी भी बाहर आ गए। तारांकन रिक, तारांकन तारांकन, मैं श्राप की जानकारी छिपाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरा तारांकन दिव्य वरदान तारांकन लोपेस परिवार के भाग्य को अपने में समाहित कर सकता है। मैं लोपेस परिवार को संभालने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम एक अनुबंध कर सकते हैं। तारांकन, तारांकन रिक, तारांकन तारांकन, मेरे हुनर का नाम है, मुफ्तखोरों को पैसे देने पड़ेंगे। ये निष्क्रिय है, कोई भी मेरे बनाए खाने का मुफ्त में आनंद नहीं ले सकता। अगर मैं साफ साफ न कहूं कि ये खाना मेरे खर्चे पर है, तो जो कोई भी बिना पैसे दिए मेरा खाना खाएगा, उसकी किस्मत मेरे काम आ जाएगी। तारांकन, तारांकन रिक, तारांकन तारांकन, मुझे सर्जरी के दौरान ये बीमारी हुई। मुझे हाल ही में पता चला। आप बटलर से कह सकते हैं कि वह सत्य परीक्षण करे। मैं कसम खाता हूं कि मेरा इरादा आपको ये बताने का नहीं था। तारांकन, तारांकन रिक, तारांकन तारांकन, मैं तुम्हें वाइट परिवार से बदला लेने में मदद कर सकता हूं। मैं इसे सांचेज को दे सकता हूं, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे पापा को, किसी को भी, यहां तक कि बटलर को भी। तारांकन। रिक ने अपने जीवन में इतनी तेजी से कभी टाइप नहीं किया था। जोई, जो हर किसी को मारने के लिए तैयार थी, जब उसने बटलर को संक्रमित करने वाली पंक्ति पढ़ी तो वह लगभग सीढ़ियों से गिर गई। दरवाजे की घंटी बजी और बाहर से जूलियन की आवाज आई, कौन है? तारांकन तारांकन जोई, तारांकन तारांकन, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूं। तारांकन। रिक और जोई स्टडी रूम में एक दूसरे के सामने बैठे थे, दोनों चुप। एक ज़माने में उनके बीच एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार था, लेकिन समय के साथ वो थोड़ी सी ईमानदारी भी खत्म हो गई थी। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जोई ने गेम के क्लोज्ड बीटा के बारे में रिक के साथ शुरुआत में जानकारी साझा नहीं की थी, या शायद इसलिए कि रिक ने उससे अपनी चोट छिपाई थी। शायद इसलिए कि जोई ने रिक को लोपेस परिवार की बैठकों में कभी शामिल नहीं होने दिया, या इसलिए कि रिक ने अपने तारांकन दिव्य उपहार तारांकन के बारे में झूठ बोला था। ये वह क्षण भी हो सकता है जब तारांकन अज्ञात अभिशाप तारांकन का पता चलने के बाद उन दोनों ने साजिशें रचनी शुरू कर दी थीं। पहला गलत कदम किसने उठाया? किसी को पता नहीं था, और न ही कोई इसे स्वीकार करने को तैयार था। दोनों ने एक दूसरे के बुरे पहलू देखे थे। जैसा कि रिक ने कभी सोचा था, वे एक दूसरे के लिए एकदम सही जोड़ी थे, ऊपर से तो आकर्षक,
लेकिन अंदर से किसी से भी ज्यादा गहरे और विकृत। रिक ने अब अपनी जान की भीख मांगने की जहमत नहीं उठाई। जोई ने उसे नहीं मारा था, इसका मतलब था कि वह उसके प्रस्ताव में दिलचस्पी रखती थी। रास्ते में जोई ने रिक को प्रताड़ित करने और अपमानित करने के सैकड़ों तरीके सोचे थे। वह उसे नंगा करना चाहती थी, उसका बधियाकरण करना चाहती थी और उसे शहर के चौराहे पर फांसी देना चाहती थी। वह उसके हाथ पैर काट देना चाहती थी और उसे जबरदस्ती औषधियां खिलाकर लोपेज एस्टेट का पालतू कुत्ता बनाना चाहती थी। उसके मन में अनगिनत क्रूर विचार आ रहे थे, लेकिन अब उसने सहन करने का निर्णय लिया। जैसा कि रिक ने कहा था, वह उपयोगी था। न केवल उसका भाग्य बल्कि उसका दैवीय उपहार और यहाँ तक कि उसकी बीमारी भी उपयोगी थी। दोनों ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद से रिक जोई से कुछ भी नहीं छिपा सकता था। रिक को जो भी उपकरण और वस्तुएं मिलती, उन्हें वितरण के लिए जोई को सौंपना पड़ता था। रिक को लोपेज परिवार पर जोई के कब्जे में पूरी तरह से सहयोग करना पड़ता था और वह जोई को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अगर रिक को श्राप से मुक्ति का कोई रास्ता मिल जाता तो उसे तुरंत जोई को बताना पड़ता और उसके उपचार को प्राथमिकता देनी पड़ती। बदले में जोई रिक को भी विकसित करेगी, कम से कम ये सुनिश्चित करते हुए कि उसे उसके तारांकन दिव्य उपहार के आशा गीत तारांकन से लाभ मिलेगा, जिससे उसकी विशेषताओं में वृद्धि हो सकती है। ये बिल्कुल उचित नहीं था, लेकिन बाहर दो प्रवर्तक प्रतीक्षा कर रहे थे। रिक के पास अनुपालन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रिक ने आज्ञाकारी रूप से एक गिरगिट मूर्ति सौंप दी, जिससे जोई को अपने चरित्र पैनल से अभिशाप की जानकारी छिपाने में मदद मिली। उनके बीच की गर्मजोशी तो खत्म हो ही गई थी, लेकिन झूठ भी। अब से वे एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद साथी होंगे, भले ही कुछ समय के लिए ही सही। जोई रिक के खुलासे से होने वाले संभावित नुकसानों का ध्यान रखेगी, जबकि रिक जोई को उसके श्राप की समस्या से निपटने में मदद करेगा। जोई ने एक कदम और आगे बढ़कर ब्रूक्स को ये कबूल करने के लिए सामान्य दर से 10 गुना ज्यादा पैसे दिए कि उसने व्हाइट परिवार को धोखा दिया था। ब्रूक्स में ईमानदारी का जरा भी एहसास नहीं था। प्रतिष्ठा, उसे भी खरीदा और बेचा जा सकता था। यहाँ तक कि ब्रूक्स भी इस बात से हैरान थी कि उसकी प्रतिष्ठा के लिए उसे 50 स्वर्ण सिक्के मिल सकते हैं, और वह अभी भी इसे बचा सकती है। ब्रूक्स ने व्हाइट परिवार से फिर से निजी तौर पर मुलाकात की, पिछली किश्तें वापस नहीं की, बल्कि उन्हें कुछ अंदरूनी जानकारी उपहार में दे दी। किसी ने मुझे आप लोगों से पंगा लेने और आपको लोपेस परिवार के पीछे भेजने के लिए नियुक्त किया था, इसलिए मैंने आपको गलत जानकारी दी। व्हाइट परिवार की प्रतिक्रिया सरल थी, क्या हम आपको बेवकूफ़ लग रहे हैं? खैर, हो सकता है, पर किसे परवाह। व्हाइट परिवार ने तुरंत ये कहानी सार्वजनिक कर दी। वे अभी भी इस बात पर विचार कर रहे थे कि इस जानकारी का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने या लोपेस परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए किया जाए या नहीं। तभी उसी दोपहर जोई और रिक ने पहला हमला बोल दिया। जोई ने न सिर्फ अपनी और रिक की बीमारी का खुलासा किया, उसने माटेओ, थियोडोर, मैथ्यू और यहाँ तक कि लोपेस परिवार की फैली हुई शाखाओं को भी बस के नीचे फेंक दिया। अगर वे मिल जाते तो उनकी सारी गंदगी बाहर आ जाती। एड्स, ये तो बस एक मामूली घोटाला था। जंगली रंगरेलियां, अनाचार, अवैध प्रेम संबंध और हर तरह की अकथनीय बदचलनी, ये निंदनीय, गंदा और सनसनीखेज था। लेकिन असली बात तो ये थी कि जोई ने दावा किया कि न केवल उसे और रिक को ये बीमारी है, बल्कि माटेओ, थियोडोर और यहाँ तक कि लोपेस परिवार के बुजुर्ग और युवा सदस्यों को भी यह बीमारी है। परिवार के मुखिया से लेकर सबसे युवा स्नातक तक सबके पास था। चिंता मत करो, सबके पास था। 1 घंटे के भीतर ऐसा लगने लगा कि लोपेस परिवार एड्स का पर्याय बन गया है। लोपेज एस्टेट में केवल परिवार के कुत्तों के बारे में ही अफवाह नहीं थी। उस दिन लोपेज एस्टेट के आसपास सबसे अधिक बार यही वाक्य सुना गया, यह मैं नहीं था, मैंने यह नहीं किया। जोई और रिक तो घर लौट आए और शोरगुल के बीच चीख चीख कर अपनी बात कहने लगे। जल्द ही लोगों ने इन कहानियों की तहकीकात शुरू कर दी और पाया कि लगभग आधी अफवाहें सरासर झूठी थीं। लेकिन सच और झूठ की इतनी सारी परतों के आपस में उलझने के कारण लोपेज परिवार की एड्स महामारी फर्जी खबरों के ढेर में समा गई। आम सहमति, कोई तो जरूर लोपेज परिवार को बचाने की फिराक में था। इस बीच रीटा को अपनी छोटी छोटी मृत मकड़ियों के जरिए इस नाटक को देखने में मजा आ रहा था। हालांकि ज्यादातर जरूरी बातचीत निजी संदेशों के जरिए होती थी, फिर भी आमने सामने की बातचीत होती रहती थी। ठीक वैसे ही जैसे लोग आमने सामने सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही नहीं करते, मिलते समय भी बातें करते थे। यह महसूस करने के बाद कि जोई और रिक दोनों पूरी तरह से अंधेरे पक्ष में चले गए हैं, हालांकि वे शुरू से ही अच्छे नहीं थे, रीटा और भी अधिक प्रसन्न हुई। आखिर लोग तभी काले होते हैं जब उनकी जिंदगी ठीक नहीं चल रही होती। खुश लोग काले नहीं होते, खुश लोग पीले हो जाते हैं। यदि जोई और रिक नाखुश थे तो इसका मतलब था कि रीटा भी नाखुश थी। उसे इस बात पर भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि जोई ने लोपेज परिवार के पीछे हाथ धोकर हाथ डाला।
अगर लोपेज परिवार सचमुच प्रेमपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण होता तो जोई को परिवार में रहने के लिए किसी लिव इन पति को रखकर शादी से बचने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि जोई वास्तव में माटेओ और थियोडोर के साथ मिल गई होती तो थियोडोर पिछले जन्म में रिक के हाथों नहीं मरता। जब लोपेज वाइट परिवार का नाटक समाप्त हुआ तब तक 8 अप्रैल आ चुकी थी। इस दौरान रीटा को बिल्ली के बिल्ले में 3 और अजीबोगरीब कलाकृतियां मिलीं, जिनमें से कोई भी खास उपयोगी नहीं थी लेकिन रखने लायक जरूर थीं। एक मौसम की भविष्यवाणी करती थी, दूसरी बालों का रंग बदलती थी और आखिरी बिल्ली पहनने वाले के मूड के हिसाब से अलग अलग खुशबू छोड़ती थी। रीटा ने उन सभी को संभाल कर रखा। इसके अलावा तारांकन जिनसेंग एसेंस तारांकन की 350,000 बोतलें अब पूरी तरह से भर चुकी थीं। इस दौरान रीटा ने लॉस एंजल्स और आसपास के इलाकों से 50,000 पाउंड और जिनसेंग और 6 पाउंड 30 साल पुराना जिनसेंग भी खरीदा था, हालांकि उनकी कीमतें थोड़ी ज्यादा थीं। उसने और ज्यादा तारांकन जिनसेंग एसेंस तारांकन बनाना शुरू कर दिया और पहले बैच को गुमनाम रूप से बिक्री के लिए सूचीबद्ध कर दिया। एकमात्र कमी ये थी कि बाजार बहुत स्मार्ट नहीं था, वह एक बार में केवल 1000 वस्तुओं को ही सूचीबद्ध कर सकती थी। लेकिन हर बार जब वह किसी बैच को सूचीबद्ध करती तो उसे ऐसा लगता जैसे वह रिक की पीठ में छुरा घोंप रही हो। तारांकन जिनसेंग एसेंस तारांकन का शुरुआती बैच कुछ देर तक बिना बिका रहा। रीटा ने खुद के लिए एक कप कॉफ़ी बनाई, लेकिन जब वह लौटी तो सभी 1000 बोतलें बिक चुकी थीं। उसने और 1000 बोतलें बताईं और वे भी 3-5 मिनट में खत्म हो गईं। शक्तिशाली उपचार गुणों और किफ़ायती दाम ने तारांकन जिनसेंग एसेंस तारांकन को तुरंत लोकप्रिय बना दिया। लगभग हर कोई इसके लिए बेताब था। लोग हर जगह इसके बारे में बात कर रहे थे, विश्व चैट से लेकर क्षेत्रीय और यहाँ तक कि स्थानीय चैनलों पर भी। युवा खिलाड़ियों को कालकोठरी के लिए इसकी ज़रूरत थी, जबकि बुजुर्ग इसे स्वास्थ्य कारणों से चाहते थे। एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, इसे पीने के बाद मैं ज़्यादा ताकतवर महसूस करता हूँ, हालांकि यह स्पष्ट रूप से एक प्लेसिबो प्रभाव था। एक अन्य ने पूछा, क्या गर्भवती महिलाएं इसे ले सकती हैं? बच्चों के लिए क्या? इसमें क्या सामग्री है? स्पष्ट रूप से नुस्खा ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। तारांकन जिनसेंग एसेंस तारांकन उच्च श्रेणी के राक्षसों से होने वाली लड़ाइयों के लिए एकदम सही था, जो अक्सर 10 से 30 मिनट तक चलती थीं। खिलाड़ियों को यह इसलिए पसंद आया क्योंकि अन्यथा उन्हें उपचार औषधि की कम से कम 3 बोतलें खर्च करनी पड़ती, जिससे यह उत्पाद कहीं अधिक किफ़ायती हो जाता। इसे किसने बनाया है, इस बारे में अटकलें तेजी से फैल गईं। किसी ने अनुमान लगाया, क्या ये धन संपत्ति के मामले में शीर्ष पर मौजूद व्यक्ति हो सकता है, उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए जिसकी संपत्ति हर मिनट बढ़ रही थी। अभी तक ज्यादा पुनर्विक्रय नहीं हुआ था। आखिरकार तारांकन जिनसेंग एसेंस तारांकन की कीमत उसकी किफ़ायती कीमत में थी। कीमत बढ़ाने का कोई मतलब नहीं था, खिलाड़ी स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो से सस्ते हीलिंग पोशन खरीद सकते थे। हालांकि दूसरे दिन तक जिनसेंग, लाल जिनसेंग और इसी तरह की अन्य जड़ी बूटियों की कीमतें बाजार में आसमान छूने लगीं। हालांकि किसी को भी यह नुस्खा नहीं पता था, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसमें जिनसेंग का भी समावेश होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसे जमा करके रख लिया। यहाँ तक कि लोपेज और वाइट परिवारों ने भी सामान जमा करना शुरू कर दिया। जहाँ तक विशेष मामलों के ब्यूरो का सवाल है, तो उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। रीटा को लंबे समय के लिए सामान जमा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह जानती थी कि स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो जल्द ही तारांकन जिनसेंग एसेंस तारांकन के नुस्खे में बदलाव करेगा और ऐसा करने पर कीमतें गिर जाएंगी। उसे जल्द से जल्द अपना स्टॉक बेचना था। 8 तारीख से 19 तारीख तक उसने रोज़ाना 30,000 बोतलें बेचीं। जब तक उसने अपनी सारी खरीदी हुई जिनसेंग खत्म कर दी, तब तक उसने 2,52,000 बोतलें बना ली थीं। उसने 2,000 बोतलें अपने पास रख लीं और बाकी बेच दीं। बाजार में लगभग 1.4 बिलियन लोगों के साथ 600,000 बोतलें मुश्किल से ही धूम मचा पाईं। नीलामी, घर की फीस और अपने मरे हुए कर्मचारी का वेतन और बोनस चुकाने के बाद रीटा को 26,600 सोने का अच्छा खासा मुनाफा हुआ। इस दौरान वह अपने गोबलिन हुनर से रोज़ाना 3 सोने के सिक्के भी कमाती रही। बड़ा पैसा और छोटा पैसा, वह दोनों के प्रति समान रूप से भावुक थी। उसे पैसों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी।